जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं पैदा, भले वो गरीबी में भी रहे, लेकिन उनके अंदर एक थॉट हमेशा रहा फिजिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, या फिर उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए सो दैट उनका टाइम बच पाए। व्हाट आर योर टेक ऑन दिस एजुकेशन सिस्टम? सिर्फ 13 बिजनेस क्लाइंट मैं लेके निकला एंड वहां से मैंने 1 साल के अंदर अंदर इमोशनल क्वोशंट ये कितना इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ दीज टू? इसे कैसे इनकलकेट करें, कैसे कल्टिवेट करें अपने अंदर? एक 11 साल का बच्चा 1.25 करोड़ रुपए कमा रहा था साल का। इसका इंटेंशन, जिसको शायद मैनिफेस्टेशन में क्वांटम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, एक बिग लीप, ये आप कैसे करते हैं? 10,000 रुपए कमाने की औकात नहीं होती कई लोगों की MBA करने के बाद। सर, इस लेवल का ट्रस्ट प्लस सरेंडर, इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका? लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्वालिटी लिखने से थोड़ी मेरे पास सब कुछ अच्छा आ जाएगा। कोई ऐसा जिंदगी का बहुत पेनफुल वक्त, एक या एक से ज्यादा, उसके बारे में बताइए, जो कि एक्चुअल में ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हुआ हो। तो जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, ये अपना विनिंग एज क्रिएट करते हैं इसी तरह से, और वो विनिंग एज उनको फिर सुपर हीरो बना देता है। Hi everyone, I am Agrika and welcome to yet another episode of Shift Reality the podcast। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट है ना, वो एक बेहद वर्सेटाइल कोच है। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब मैं पॉडकास्ट का फ्लो डिसाइड कर रही थी ना, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड कि मैं बातें कहाँ से शुरू करूं, एंड दैट्स फॉर अ रीजन, बिकॉज ही हैज सो मेनी feathers to his hat, meaning he is coach. He talks about the causes right from very fundamentals like communication, mindset, manifestation, and it stretches to very versatile, business strategy coachings. Also, one important thing that he is the first motivational speaker of India who has been invited to the UNO, United Nations Organization. पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में ही बहुत टाइम लग जाएगा. लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड डेल्व इनटू डीपर टॉपिक्स विद नन अदर दैन हिमसेल्फ, कोच BSR, कोच भूपेंद्र सिंह राठौर. सर, हाय सर, वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट अग्रिका, आप कैसे हैं? मैं वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सर. लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक्स स्ट्रेट अवे. यस. ऑलराइट सर, सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि मुझे तो लगता है कि हर इंसान जीवन में बिल्कुल आम आदमी लेवल से स्टार्ट करता है, राइट? जी. पर कुछ ही लोग हैं जो कि बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम शक्तियों को पहचान पाते हैं, बहुत आगे तक पहुंच पाते हैं, दुनिया का भला करते हैं, खुद का भला करते हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि बियॉन्ड द बेसिक्स, क्या वो ऐसी साइकोलॉजी है, क्या वो ऐसे हार्श ट्रुथ्स हैं, क्या वो ऐसे बिहेवियर्स हैं उन लोगों के अंदर जो कि उनको दूसरों से सेट अपार्ट करते हैं? कुछ ऐसे 4-5 चीज़ें जो कि आपने फॉलो करी. यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस इन साइकोलॉजी, इन बिहेवियर, द हार्श ट्रुथ्स. मैंने जितने भी लोगों की कहानियाँ पढ़ी है ना अग्रिका, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उन लोगों के अंदर बचपन से एक थॉट रहता था कि आई एम स्पेशल. एक आम आदमी के अंदर थॉट रहता है मैं तो आम आदमी हूँ, मैं एवरेज हूँ, अरे मैं तो मिडिल क्लास हूँ. लेकिन जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं पैदा, भले वो गरीबी में भी रहे, लेकिन उनके अंदर एक थॉट हमेशा रहा आई एम स्पेशल. चाहे वो थॉट किसी और भाषा में किसी और तरीके से व्यक्त किया जाए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ या जो भी है, बट उनको हमेशा लगा कि यार आई एम बॉर्न फॉर समथिंग स्पेशल, आई एम नॉट ऑर्डिनरी, मैं कुछ तो अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ. तो ये जब छोटा सा माइंड शिफ्ट होता है ना, ये आपसे इतनी सारी चीज़ें करवा लेता है. हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ये आपको बोलता है मैं हार तो नहीं मानूंगा यार, मैं स्पेशल हूँ यार, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ तो करूँगा. मैं हमेशा देखता था कि जब भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आती थी, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू कुछ तो अलग करने के लिए पैदा हुआ, तू ऐसे कैसे रुक सकता है, हाउ कैन यू रियली सरेंडर, तू सरेंडर कर ही नहीं सकता. एंड वो आवाज़ जो है ना, दैट कीप्स यू गोइंग. मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बड़े से बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, पढ़े हैं उनके बारे में, उनकी जीवनियाँ पढ़ी हैं. दे ऑल से आई एम बॉर्न टू डू समथिंग डिफरेंट. एंड उस एक छोटी सी आइडेंटिटी से कि आई एम स्पेशल, ये आइडेंटिटी हो जाती है उनकी. और ये स्पेशल आइडेंटिटी आपसे इतनी स्पेशल चीज़ें करवा लेती है कि पूछिए मत. आपको स्पेशल आइडियाज़ आ जाते हैं, आपको स्पेशल लोगों से मिलवा देती है, आपको सही सिचुएशन में सही आइडिया आ जाता है, आप गिव अप नहीं करते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप बोरिंग चीज़ को भी कंसिस्टेंटली लंबे समय तक कर पाते हैं. जैसे कई सारी चीज़ें, लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि हर रोज़ सफलता मिलती है. सफलता तो आपको 10 साल में एक बार मिलती है, मेडल तो आपको ओलंपिक का 25 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद मिला. लेकिन 15 साल तक वो कंटिन्यूसली आदमी कैसे ओलंपिक के मेडल की प्रैक्टिस कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ आती है आई डिज़र्व दिस, आई एम स्पेशल, आई डिज़र्व दिस, मैं ओलंपियन हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ.
अंदर से जब ये आवाज़ आती है तो वो शिफ्ट कर देती है उसके एक्शंस को, उसके सोचने का तरीके को। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब एक आम आदमी होता है वो कहता है यार मैं तो करोड़पति तो नहीं हूँ, बहुत एवरेज आदमी हूँ, और एक आदमी कहता है मैं स्पेशल हूँ, तो दोनों के एक्शन में क्या डिफरेंस होता है सोचिए। दोनों के सामने एक सेमिनार आया जिसकी कॉस्ट है 10,000 और दोनों ही एक समान परिवार से हैं, मतलब जिनके लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। एक आदमी अपने आप से बोलता है ये तो बहुत महंगा है, मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ। दूसरा कहता है मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन ये करे बिना मेरी ग्रोथ भी नहीं होगी, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वो अपने आप से पूछता है मैं क्या करूं कि इसको अफोर्ड कर लूं। वो दिमाग लगाता है कि 10,000 कहीं से लोन ले लूं क्या, नहीं यार 10,000 चुकाऊंगा कैसे, चलो एक काम करता हूं 10 दोस्तों से 1,000 ले लेता हूं। वो एंटरप्रेन्योर दिमाग उसमें अपने आप आ जाता है। जैसी आपकी सोच होगी, कहते हैं ना जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति, ओके, परिस्थितियों के हिसाब से आपकी मन की स्थिति और मन की स्थिति के हिसाब से आपकी परिस्थिति चेंज होती है। तो आई थिंक ऑल दीज पीपल रियली हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस। Sure. Well said. Also, other than that, जब हम इस थॉट प्रोसेस के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो इन दो टाइप के लोगों में बिहेवियरल या फिर और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक हार्ड वर्क के दौरान कि दूसरे लोग क्विट कर देते हैं, बट इन लोगों में कुछ ऐसा बिहेवियरल चेंज या फिर कुछ डिफरेंस जो कि सर आपने फॉलो किया हो, यू नो, अ बिहेवियर विच इज़ नॉट देयर इन एवरीबडी एल्स। ये लोग है ना अपने आप को एक अलग स्टोरी देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति का मैंने पढ़ा था जो कि बहुत सक्सेसफुल थे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, घर वाले भी छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा भगवान ने मुझे ये सारी सिचुएशन दी है शायद कुछ बड़ा करने के लिए दी है, एंड जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सब आ जाएगा वापस। और उन्होंने उसी फोकस के साथ उस काम को जारी रखा। जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बच्चे की डेथ हो गई और उनके पास एक तार जाता है, वो लंदन में पढ़ रहे थे, उनके पास तार जाता है कि बाबा जी आपके बच्चे की डेथ हो गई है, उनकी पत्नी भेजती है, बहुत रोते हैं, लेकिन कहते हैं अब मैं PhD करके ही वापस आऊँगा। यू नो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब एक केस लड़ रहे थे और उनको किसी ने आके एक पर्ची दी और वो केस लड़ते रहे, पर्ची में पढ़ा और केस लड़ते रहे, बोले क्या हुआ, बोले पत्नी की डेथ हो गई। अरे तो उसी समय जाना था ना, नहीं यार, मैं केस अगर बीच में रोक देता तो जिसके लिए लड़ रहा हूँ उसकी ज़िंदगी का क्या होता। सो ये जो स्पेशल लोग होते हैं ना, ये अपने आप को उस समय एक अलग कहानी देते हैं। वो कहते हैं आई एम बॉर्न टू बी डिफरेंट, नंबर 1, नंबर 2 मैं इस समय क्विट कर दूंगा तो फिर दूसरे का क्या होगा। जबकि साधारण लोग कहते हैं यार नहीं बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं क्विट कर रहा हूँ। एक कहानी के द्वारा इसको समझाता हूँ। एक एथलीट था, वो हमेशा गोल्ड मेडल जीतता था, बहुत ज़बरदस्त खेलता था वो। तो लोगों ने उससे एक बार गोल्ड मेडल मिला तो पूछा हाउ कम यू ऑलवेज विन अ गोल्ड मेडल। तो बोलता है पता है क्या होता है, मैं रोज़ सुबह ट्रैक पे दौड़ने के लिए जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जब मैं 10, 20, 30 राउंड दौड़ लेता हूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ और मेरी बॉडी कहती है अब नहीं दौड़ सकता। अंदर से एक आवाज़ आती है, माइंड कहता है नहीं दौड़ सकता। उसी समय मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, अरे इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, अरे वो तो अभी भी दौड़ रहा होगा। मैं पूरी ताकत लगाता हूँ, उठता हूँ और मैं 2-3 राउंड और दौड़ लेता हूँ, फिर मैं फिर थक जाता हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। उसी समय मैं अपने आप से फिर से एक सवाल पूछता हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, अरे वो तो अभी भी दौड़ रहा होगा। मैं पूरी शक्ति लगाता हूँ और 1-2 राउंड और दौड़ देता हूँ और उसके बाद तो मैं गिर जाता हूँ ज़मीन पर, और फिर अपने आप से पूछता हूँ मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, अरे अभी तक तो वो भी एग्जॉस्ट हो गया होगा, गिर गया होगा। तब मैं पूरी ताकत लगा के एक और एक्स्ट्रा राउंड दौड़ता हूँ। बोलता है जब तक मैंने वो लास्ट सवाल पूछा और मैं गिर गया ज़मीन पे तब तक हम इक्वल थे, लेकिन उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा राउंड लिया वो मेरा एक्स्ट्रा विनिंग एज है। तो जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, ये अपना विनिंग एज क्रिएट करते हैं इसी तरह से, और वो विनिंग एज उनको फिर सुपर हीरो बना देता है। 0.1% स्मॉल क्वेश्चन, स्मॉल शिफ्ट्स लाइक दिस, आपका तो नाम ही है शिफ्ट रियलिटी। सो ये शिफ्टिंग रियलिटी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी रियलिटी को पूरा शिफ्ट कर देती हैं। सर आपने 2 चीज़ों की बात करी कि एक स्टार्टिंग से ही इंटेंशन होता है, वो माइंडसेट होता है, प्लस ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। इसके अलावा सर मैं जानना चाहती हूँ कि आई ऑल्सो हर्ड यू स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू इनवाइट पीपल ऑन योर पॉडकास्ट अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यू नो विल पावर लेट्स से है, मेहनत है, कमी नहीं है, क्या दूसरी पैरेलल एलाइड चीज़ें से प्रारब्ध, डेस्टिनी, न्यूमरोलॉजी, इनफैक्ट कौन से लोग किस फैमिली में आप हैं, द रिलेशनशिप्स, क्या इन सब का एक इक्वल या फिर लेस देन इक्वल रोल रहेगा हमें ज़िंदगी में आगे ले जाने या फिर ना ले जाने में, गिवन बीइंग सेड कि वो इंसान मेहनत कर रहा है प्लस उसके अंदर इंटेंशन भी है। सो व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मैं आपको एक उदाहरण के रूप में सवाल पूछूं। मान लीजिए मेरी बात करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ऑलराइट, लेकिन ये माइक ख़राब हो तो क्या होगा, या लाइट अच्छी नहीं हो। सो कहते हैं कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है,
सारी चीज़ें सही काम करें तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हर वो चीज़ जो करने से हमारे मन को शांति मिले, जिसको करने से हमारा विश्वास बढ़े कि अब मैं और सफल हो जाऊंगा, वो सब कर लेनी चाहिए। कभी किसी के अगेंस्ट मत जाओ, अरे ये एस्ट्रोलॉजर तो सिर्फ पैसा बनाते हैं। बनाते होंगे ना, उनको पैसा बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो पैसा बना रहे हैं, उससे आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? लेट देम रियली मेक मनी। बट अगर उनके पास जाके, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपके माइंड में एक शिफ्ट आ जाता है कि यार आई एम स्पेशल, आई एम रियली गुड, मैं अच्छा कर रहूँगा, अरे अब तो मेरे घर में ना वास्तु का अच्छा शांति हो गया है, अब तो सब अच्छा ही होगा। अगर ये एक शिफ्ट आके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, मैं कहता हूँ 1 महीने का कॉन्फिडेंस या 1 दिन का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आदमी की ज़िंदगी को पता नहीं किस लेवल पे पहुँचा सकता है। मैं आपको एक थॉट देता हूँ। जब आप सीए कर रहे थे, ऑलराइट, उस समय कई बार आपके माइंड में एक थॉट आया होगा, यार गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपने बताया कि 3 4 5 6 अटेम्प्ट आपके लगे, 7 अटेम्प्ट लगे। अब 7वें अटेम्प्ट के बाद भी अंदर से कौन सा विचार था जो कह रहा था कि यार आई कीप गोइंग? वो 8वां अटेम्प्ट जिस माइंड ने करवाया, वो शायद किसी ने आपको कॉन्फिडेंस दिया होगा, अग्रिका एक बार और ट्राई कर, या तो वो आपने खुद ने दिया हो या किसी और ने। और वो शायद आप जब गिव अप करने वाले थे उस समय वो छोटा सा पुश आपको एक और अटेम्प्ट के लिए पुश कर गया, और फिर आप सीए कोच भी बन गए, सीए भी बन गए, आप अच्छा पैसा भी कमाने लगे। नाउ दिस इज़ द जर्नी। तो मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनमें अंधविश्वास कभी ना करें कि नहीं यार अब तो मेरे को सारी चीज़ें इन्हीं के हिसाब से करनी होगी, बट अविश्वास भी ना करें, विश्वास कर लें। अग्रिका अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है और उनसे मिल के मुझे 5 मिनट के लिए भी पॉजिटिविटी आती है, आई शुड रियली गो फॉर दैट। अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट जो अच्छे हों, जो सच में पॉजिटिव बात करते हो, ऐसा वाला नहीं चाहिए अरे तुमने मेरे से न्यूमरोलॉजी नहीं करवाई ना, तुम्हारे घर में डेथ हो जाएगी। लिटरली ऐसा एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने हमारी एक पार्टिसिपेंट को कहा, देयर वाज अ लेडी जो रो रही थी मेरे सामने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सर मुझे बहुत डर लगता है, मेरा बहुत चांद सा टुकड़ा मेरा बेटा है, 4 साल का, कृष्णा जैसा लगता है, बहुत प्यारा है सर। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो जल्दी मर जाएगा। मैंने उनसे पूछा उपाय क्या है? बोले आप न्यूमरोलॉजी करवाओ, 11,000 रुपये दो। मैंने कहा थप्पड़ नहीं मारी उसको खींच के? मैंने कहा ऐसे वालों के पास नहीं जाना है, क्योंकि जिन्होंने इसको सिर्फ बिजनेस बना के किसी भी तरह से कस्टमर को डरा के आप पैसा ले रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। बट येस, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कैन सपोर्ट। जैसे इट्स लाइक ये कमरा हम अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब इसमें और अच्छी फ्रेगरेंस आ जाए तो हम थोड़ा और अच्छा फील करेंगे, इसी में मतलब और लेविशनेस डाल दी जाए हम और अच्छा फील करेंगे। सो आई थिंक जिस भी चीज़ से आपको और कॉन्फिडेंस बढ़े और ज़्यादा क्लैरिटी आए, जिस भी चीज़ को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि यस नाउ आई कैन डू इट, भले वो 1 दिन के लिए लगे, जस्ट डू इट। थैंक यू, आई रियली गॉट द आंसर टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग फॉरवर्ड सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देखते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारा स्पेशली इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, क्लास 10th तक, क्लास 12th तक हमें एक एकेडमिक्स बॉक्स तक शिफ्ट किया, मतलब रिस्ट्रेंट रखा गया कि भाई वही ट्रेडिशनल चॉइसेस हैं, कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की, एंड देन बहुत सारी ये जो पढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारी जो पढ़ाइयाँ हैं ये कभी आगे काम नहीं आई, बिकॉज इवन क्लास 12 तक मैंने भी साइंस लिया क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, एंड देन फिर उसके बाद सीए किया। जो एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ट्रेनिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है कितना कंड्यूसिव है एक इंसान के 12th के बाद एक्चुअल में सक्सेस के लिए, वर्सेस आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, व्हाट शुड दे डू डिफरेंटली? शुड दे गो विद द बेसिक ट्रेडिशनल बॉक्स्ड फिजिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा, या फिर उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए सो दैट उनका टाइम बच पाए? व्हाट आर योर टेक ऑन दिस एजुकेशन सिस्टम? बदलते टाइम के साथ ना बदल जाना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम गुड था मेरे हिसाब से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन आज 1000 ऑप्शन हो गए। पहले क्या 4 ऑप्शन थे, सीए बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, 3 ही ऑप्शन थे मेरे पास तो कि भाई आप साइंस लोगे या फिर आप आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे। कॉमर्स लोगे तो सीए बन जाना, आप आर्ट्स लोगे तो शायद कोई सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए ट्राई कर लेना, और आप अगर साइंस लोगे तो आप इंजीनियर बन जाओ, तो आई थिंक देयर वर लिमिटेड ऑप्शंस एट दैट टाइम। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस है। आज आदमी गेम खेल के भी पैसा बना रहा है, गेम बना के भी पैसा बना रहा है। आज आदमी बिटकॉइन खरीद के भी पैसा बना रहा है, उसकी माइनिंग करके भी पैसा बना रहा है। आज आदमी पॉडकास्ट सुन के भी पैसा बना रहा है और पॉडकास्ट करके भी पैसा बना रहा है। कोई पॉडकास्ट के पीछे का सारा अरेंजमेंट करके भी पैसा बना रहा है। दिस स्टूडियो इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो आज तो कितने करियर ऑप्शंस हैं।
आज अगर सेम स्टूडेंट को ट्रेडिशनल दिया जाए, जिसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है उसको डाल दिया जाए म्यूज़िक में, जिसका म्यूज़िक में है उसको डाल दिया जाए एक्टिंग में, जिसका एक्टिंग में उसको डाल दिया जाए ट्रेनिंग में, जिसका ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है उसको डाल दिया जाए कि भैया डॉक्टर बन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए डिज़ास्टर। मैं इतने साल अपने ट्रेडिशनल लाइफ में जिया और मैंने कहा मैंने कॉमर्स लिया क्योंकि मुझे लगता था साइंस बहुत हार्ड है, मेरे को सीए नहीं बनना था, मेरे को ये था कि सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो कॉमर्स है भाई, तो ईजी चॉइस चुन ली। फिर कॉलेज जाते जाते कहा कि आईटी कर लेते हैं क्योंकि नौकरी तो चाहिए, आईटी कर ली, आईटी में नौकरी भी लग गई, 7 साल 8 साल नौकरी भी की। अब जस्ट इमेजिन अगर मुझे एक अच्छे कोच नहीं मिले होते और मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता कि व्हाट इज़ माय इनर कॉलिंग, तो मैं कभी ट्रेनर ही नहीं बन पाता। आज भगवान की कृपा से ट्रेनर बन के कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला पाए। पैसा तो वहाँ पे भी कमा रहे थे, लेकिन जितना पैसा यहाँ कमाया उतना वहाँ कभी नहीं शायद कमा पाता था, क्योंकि वो मेरा पैशन एरिया उतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ मज़ा आ रहा है, एवरी सिंगल डे आई एम एन्जॉइंग, देयर इज़ अ स्पार्क, न्यू पीपल, न्यू कॉन्वर्सेशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू शेयरिंग्स, हर रोज़ नया है। तो मैं इतना ही कहूँगा हर स्टूडेंट को, प्लीज़ टेक योर ऑन कॉल्स आफ्टर 10th, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10वीं तक कर लीजिए आप ट्रेडिशनल एजुकेशन, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी आपको साइंस पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाया, आपका ब्रेन थोड़ा खुला, आपको सोचना सिखाया, बट आई थिंक मोर अग्रेसिव एजुकेशन इज़ नीडेड। आज बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आज के स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग का फ्रीडम मिले, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, बट देन मैं अगर आपको शॉर्ट में कहूँ, current education system should be collapsed. It's a time for us to have new education system. मैं एक TEDx टॉक में गया, एक 11 साल का बच्चा 1.25 करोड़ रुपए कमा रहा था साल का, और वो TEDx स्पीकर था हमारे साथ स्टेज पे। अब तो वो शायद 15, 16, 17 साल का हो गया होगा, क्योंकि उस TEDx टॉक को मेरी भी 7-8 साल हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो 4 साल का था, he said I will not go to this school. My teacher does not allow me to keep the phone. I will not go to this school. तो पेरेंट ने कहा कि फिर क्या करेगा, मैं घर से पढ़ूंगा, तो घर पे ट्यूटर अरेंज किया, 3 दिन उससे पढ़ा, बोलते आई विल नॉट फॉलो दिस, मैं तो इंटरनेट से खुद ही पढ़ूंगा। पेरेंट्स ने सारे पेरेंटल कंट्रोल वगैरह लगा के उसको इंटरनेट दे दिया, उसने इंटरनेट से प्रोग्रामिंग सीख ली, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, और डेफिनेटली थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने और किसी ने गाइड भी किया होगा कि कंपनी बना ले। 11 ईयर्स की एज में वो 1.25 करोड़ रुपये कमा रहा था, और हम लोग 30 साल की एज तक पढ़ रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा, और मेरे को आज तक समझ नहीं आया मैंने पढ़ा क्यों, काम कहाँ आया, काम कहाँ आया। अब कई लोग कहते हैं कि एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट, हाँ मैंने पढ़ना सीख लिया, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। तो जिम रॉन कहते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द थियोरेटिकल एजुकेशन। किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि आज मैं बिजनेस करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, मनी का नॉलेज। इज़ एनी स्कूल गिविंग दैट? नो। आप सीए हो, आपको मिल गई, हमें तो नहीं मिली। और सीए को भी क्या मिला, सीए को भी ये मिला कि कैसे बैलेंस शीट बनाए, कैसे क्या करें। सीए को भी कहाँ ये माइंडसेट दिया गया कि सीए बन गए हो तुम, अब तुम कमाओ 1000 करोड़, कहाँ बोला गया? तुम कैसे कमाओ, तुम तो दूसरों के अकाउंट मैनेज करना, ऐसे ऑडिट करना, वैसे ऑडिट करना। सो नो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज गिविंग द नॉलेज की हाउ टू रीच 100 करोड़, हाउ टू रीच 1000 करोड़। और हम जैसे लोग बात करते हैं तो बोलते हैं पैसा चार्ज करते हैं। अरे भाई कॉलेज वाला चार्ज कर रहा है 10 लाख रुपए, और उसके बाद क्या दे रहा है डिग्री? 10,000 रुपये कमाने की औकात नहीं होती कई लोगों की MBA करने के बाद। सो कॉलेज अगर 10,000 रुपये की सैलरी का भी गारंटी नहीं दे पा रहा है किसी स्टूडेंट को, तो वो एजुकेशन सिस्टम तो वेस्ट है। या तो हम कहते हैं कि आप सीखो तो सही फाइनेंस के बारे में, आप सीखो सेल्स के बारे में, आप सीखो पॉजिटिव कैसे रहना, आप सीखो पब्लिक स्पीकिंग, एंड वी गारंटी यू कि आपकी ज़िंदगी की सफलता के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। आई गारंटी दैट पुट। हाँ, वो बात अलग है कि कोई आदमी बहुत इसको अप्लाई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ वो सीखो जो आपको इनमें से सबसे अच्छा लगता है। मुझे सेल्स अच्छा लगता है तो सेल्स सीखें, मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखें, मुझे यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब की स्किल सीखें। जो भी आप सीखोगे उससे मिलियंस बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों सीखना जहाँ से 10,000 बन रहे हैं? तो मैं तो कहूँगा पेरेंट्स आप भी बहुत इंटेलिजेंट बन जाओ। वो ट्रेडिशनल माइंडसेट छोड़ो कि 12वीं तो करना ही चाहिए, कॉलेज तो करना ही चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट प्लीज़। आपके बच्चे को 8वीं तक 10वीं तक पढ़ाइए, और उसके बाद आपके बच्चे को चूज़ करने दीजिए किस फील्ड में। ट्रू सर, वेल सेड सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अगेन एडल्टहुड, जहाँ पे ठीक है ये 12वीं तक वो ट्रेडिशनल किया, फिर उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन एज प्रोफेशनल या फिर सोसाइटल प्रेशर, पर्सनल प्रेशर के चलते वी हैव टू टेक अप अ सर्टेन जॉब। बहुत सारे लोग तो बिना प्रोफाइल चेक किए, बिना इवन अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज मेंट फॉर मी और नॉट, उस साइकिल में पूरी ज़िंदगी रह जाते हैं।
लकी आर द वंस जो अपना पैशन फॉलो कर पाते हैं, उसको करियर बना पाते हैं. तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज़ टू पे देयर बिल्स, बट वॉट इज द प्रैक्टिकल और रादर द मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला और अ माइंडसेट फॉर्मूला दैट दीज पीपल टेंड टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल एंड देन एक्चुअली लिव अ पर्पसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ? देखिए, मुझे अगर बिल पे करने के लिए बात करना है तो इस समय हो सकता है मेरी सिचुएशन ख़राब है. आज अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, मैं समझ सकता हूँ. आज के 3 साल बाद भी ख़राब है, ये मैं नहीं समझ सकता. ऑलराइट, आज आपको बिल पे करने, जो काम कर रहे हो करो, लेकिन करो तो खुशी से तो करो. आप ऑफिस में जा रहे हो, रोज़ सोच रहे हो यार बहुत प्रेशर है, इससे तो अर्निंग से काम ही नहीं चल रहा, तो छोड़ दो. अरे नहीं, छोड़ दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो फिर करो, और कर रहे हो तो हैप्पीली करो ना. आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी द होल डे, यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ. अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर सकते हो, आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, आप 3 साल बाद भी क्रिएट कर रहे हो, नहीं आज तो मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे तो यही करना पड़ेगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता. अरे भाई, साइड हसल तो करो. रात को आने के बाद कुछ अलग तो पढ़ो. तुम कहते हो दिन भर काम आने के बाद, अरे अब तो रात को तो टीवी देखूंगा. नाउ यू आर रियली नॉट टॉकिंग सेंस टू मी. आपको अपने बिल्स पे करने, आप पे कीजिए, आप इंजॉय कीजिए, लेकिन उनको भी इंजॉय कीजिए. उसको भी ऐसे कीजिए जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो. आज मैं जॉब में हूँ और मैं जॉब में जा रहा हूँ सैड होके. मंडे को मैं पूछता हूँ लोगों से, मंडे को हैप्पी रहते हो? नहीं. सैटरडे को हैप्पी रहते हो? बहुत ज़्यादा. अरे क्यों? मंडे से सैटरडे जो करते हो उसमें आप सीखते हो, उसमें आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, एंड यू आर नॉट हैप्पी. वाई? तो मैं कहता हूँ एक ही चीज़ करो, 3 साल बाद का प्लान करो कि 3 साल में मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी. डिज़ाइन योर ओन डेस्टिनी. द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट. आपका फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे डिज़ाइन करना है. इन 3 सालों में कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, मैजिक हो सकता है, बहुत बड़े मैजिक हो सकते हैं, करोड़ों आ सकते हैं, करोड़ों नहीं अरबों आ सकते हैं. लेकिन लोग बिलीव ही नहीं करना चाहते हैं. लोग कहते हैं नहीं मेरे साथ तो नहीं होगा. अच्छा भाई, तथास्तु, तेरे साथ बुराई होगा. अब तू है ही सड़ा आदमी, तेरे साथ बुराई होगा, मैं क्या करूँ. लेकिन तू मान तो सही, मैजिक हो सकता है. तू ये मान के क्यों चल रहा है कि बुराई होगा? तो तू मान के क्यों चल रहा है कि 3 साल बाद, आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 3 साल बाद मैं 3 लाख कमाऊंगा? तू ये मान क्यों रहा है? तू 3 साल बाद 30 लाख का प्लान क्यों नहीं कर रहा? तुझे बड़ा सोचने पे कौन सा टैक्स है? तुझे बड़ा सोच के उसका प्लान करने में कौन सा टैक्स है? मैं आज करोड़ों के, मैं 100 करोड़ की सोचूं, 1000 करोड़ की सोचूं, मुझे कौन मना करने वाला है? इस समय मैं यही काम कर रहा हूँ, इस समय मैं ये पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ. दैट इज़ ऑल राइट. कल को यही होगा कि एक दिन मेरे साथ प्रधानमंत्री जी बैठे होंगे, क्या पता अग्री का ही प्रधानमंत्री बन जाए. यू नेवर नो. व्हाई नॉट वी हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम जब मैं 1200 रुपये महीना कमाता था, तब मुझे किसी भी सुपर हीरो के साथ बैठना या किसी भी बड़े आदमी के साथ बैठना ऐसा लगता था इम्पॉसिबल है. आज बैठ रहे हैं, हर किसी के साथ बैठ रहे हैं. आज सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बैठ रहे हैं, फिल्म स्टार्स के साथ भी बैठ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी बैठ रहे हैं, आज अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बैठ रहे हैं. कैसे मिरेकल्स होते हैं. यू कैन क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट. एंड अगर आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, मैं कहूँगा मैं भी गिल्टी हूँ कई चीज़ों का, कि कई सारी चीज़ें हम सोचते हैं, फिर लगता है यार ये तो बहुत बड़ा सोच लिया, नहीं होगा शायद, और वहाँ पे नहीं होता है. लेकिन जितनी भी चीज़ें पॉजिटिवली सोची और कॉन्फिडेंस के साथ सोची कि ये तो मैं करूँगा क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ, वो हो गई. मैं आपको बताता हूँ 2010 में ना 10 लोगों का एक बैच था, 10 लोगों का एक बैच था मेरा बिजनेस कोचिंग का. और उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए मैंने कहा आज है ना ढंग से सीख लो. मैं आपको बोल रहा हूँ 2020 में ऐसा समय आएगा जब मेरे एक एक सेशन में 20-20 हज़ार लोग बैठे होंगे. आई जस्ट टोल्ड देम. उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि मैं डर गया. मैंने कहा यार इतना बड़ा होगा कैसे, लेकिन मैं हमेशा सोचता था हो गया तो कितना मज़ा आएगा. एंड एग्जैक्टली 1 नवंबर 2020, मैंने उस समय 2020 बोला था, और एग्जैक्टली 1 नवंबर 2020 को अचानक से मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हुआ. एंड फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन, आई हैड 12,000 पीपल लाइव अटेंडिंग, एंड उनके परिवार वाले और सब मिला के. और 1 घंटे बाद हमने व्यूअरशिप देखी तो 3 लाख लोगों ने प्रोग्राम देखा. माय गुडनेस. और फिर मैंने एक पोस्ट डाला, मैंने कहा मैंने ये कहा था और हो गया. The seed has to be planted. और सीड के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे थ्रिल, इमेजिनेशन की मैं तो ले रहा हूँ 20,000 लोगों के सामने. ऑलराइट. फिर उस दिन मैं थोड़ा उदास भी हुआ. मैंने कहा यार मैंने तो सोचा था लाइव ऑडियंस होगी, ये तो ऑडियंस कहाँ आई, ये तो ऑनलाइन आई. बट मैंने उस समय फिर अपने आप को चेक किया. मैंने कहा था 20,000 लोग होंगे, मैंने थोड़ी बोला था कि 20,000 लोग एक हॉल में होंगे. तो मैंने कहा अब मुझे, चलो 20,000 मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा. मैंने कहा अब मुझे 10,000 लोग एक हॉल में चाहिए. तो मैं जब हमारे एक मित्र ने यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, 15,000 का ऑडियंस था. आई वाज ऑन द स्टेज, मज़ा आया.
तो मिरेकल्स के साथ खेलिए, आपकी लाइफ आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऐसी लाइफ पेंट कीजिए, डिज़ाइन कीजिए, ऐसी लाइफ के बारे में लिखिए, ऐसी लाइफ के बारे में सोचिए। और कितनी देर सोचना है? रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। और बाकी के 23 घंटे क्या करना है? जो भी काम आप कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, इतनी शिद्दत से, इतने मज़े से, इतने हंसते हंसते कीजिए कि भगवान भी ऊपर से देख रहा हो तो बोले यार इसको इतनी बोरिंग जॉब दी है फिर भी ये इतना हंस रहा है, हाउ वंडरफुल। तो नाउ ही डिजर्व समथिंग बेटर। ट्रू। Become the CEO of your life. I also talk about it like co-creation with the universe. जी। कि आज जहाँ पे हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, उसको देखना है, नोट करना है, and then exactly what you want in all areas of life. True. Co-creation with the universe. सर आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ दिया है मैनिफेस्टेशन का। अब मैं मैनिफेस्टेशन आपका भी फेवरेट है। Absolute. My life has been that way. And now I teach people also. तो मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है, लॉ, ब्रह्मांड का लॉ है, लॉ ऑफ पोलैरिटी, जैसे कि सुख दुख, धूप छाँव एट्सेट्रा। तो हर इंसान के जीवन में मुझे लगता है कि हर इंसान के जीवन में एट एनी गिवन स्टेज इन लाइफ कुछ ना कुछ लैक, इनसिक्योरिटी, दुख, दुविधा लेट्स से है, होती ही है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एवरेज लाइफ, मिजरी वाली लाइफ जी लेते हैं, एंड देन दूसरे होते हैं जो कि उसी को पकड़ करके एक कॉन्ट्रास्ट, एक इंटेंशन रखते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप ऑडियंस को बताइए कि लाइक ये जो दर्द वाला टाइम होता है, परेशानी वाला टाइम होता है, ये क्यों है? क्या ये एक्चुअल में कुछ सिखा रहा है? क्या ये एक्चुअल में किसी चीज़ का फ्यूअल है ग्रोथ का? एंड हाउ शुड पीपल इवन लुक एट इट दैट वे? अदरवाइज यूजुअली मैंने देखा है कि मेरे एज के लोग जब एक मिड लाइफ क्राइसिस में आ गए व्हाट्सोएवर, वो एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं या फिर उस दर्द को भूलने के लिए एवरेज लाइफ एस्केपिज्म की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है पूरा लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन? स्कूल में एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, फुटबॉल खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन उसको पढ़ना भी पड़ता है जो उसको बड़ा बोरिंग लगता है। फिर उसके बाद वो एनुअल फंक्शन की तैयारियां भी करता है, लेकिन बाद में आ जाते हैं एग्ज़ाम्स भी। सो आई थिंक दिस दुख जो है ना, ये एग्ज़ाम है। अगर कोई भी इंसान इसको एज एन एग्ज़ाम की तरह लेगा कि भैया भगवान ने ये वाली सिचुएशन दी है, अब ये तो एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम को प्रॉब्लम मानेगा तो वो रो रो के उसमें से पास करना पड़ेगा। लेकिन पास तो करना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। आपने 10th पास नहीं करी तो 11th में जा ही नहीं सकते, आपको फिर से 10th पास करनी पड़ेगी, फिर से आपको 10th में आना पड़ेगा। सो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, मैं तो कहता हूँ पहली चीज़ भगवान का शुक्रिया करो, नंबर 1। अरे वाह प्रॉब्लम आ गई, अब इस प्रॉब्लम को मैं चैलेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में चैलेंज आया है, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी, कम ऑन, लेट्स डू इट। एंड ऐसा करके आप उससे भिड़ गए, पता है क्या होने वाला है? आप उसको अच्छे से पास कर लोगे, और अच्छे से पास करते 11th में आ गए। 11th में आए तो वापस से क्या आपको 10th का पेपर फेस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब आपकी लाइफ अपग्रेड हो गई है, अब आपको बड़ा चैलेंज आएगा। So the moment you grow, the more you grow in your life, the bigger the challenges you will face. और छोटे चैलेंज आना बंद हो गए और बड़े चैलेंज आना बन गया। हुर्रे, अब मैं बड़ा बन गया। लेकिन लोग क्या करते हैं? अरे बड़ा चैलेंज आ गया यार, मैं तो बहुत उदास हो गया, रोऊंगा, ओ माय गॉड भगवान छोटा वाला वापस से उधर कर दे। भगवान कहता है तथास्तु, जा पीछे जा, तेरे पैसे भी ले लेता हूँ, सब ले लेता हूँ। ये ना, लोग रिस्क लेने चाहिए, रिस्क नहीं लेते। जहाँ पे आप देखिए, यही लॉ है पोलैरिटी का। आपको सुख दिया, 6 साल आपको सुख दिया, अब 7वें साल आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे दी भगवान ने। फेस इट, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मिली है। अमिताभ बच्चन जी को कितनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिली और उन्होंने फेस की, और आज क्या है? ही इज अ सुपर हीरो टुडे, राइट? मतलब जिसने भी अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर दिया और उसको हेड ऑन लिया और बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ फेस किया, और भगवान को शुक्रिया करते हुए, क्योंकि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे बाबूजी कहते थे कि जो मेरा सोचा हुआ तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा सोचा हुआ नहीं हुआ तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो भगवान का सोचा हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, डोंट क्राई, जस्ट से थैंक यू टू गॉड, फाइट हेड ऑन, एंड इतना विश्वास रखें ये आपको जिताने के लिए आया है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड करने के लिए आया है। इट इज़ नॉट बैड, ये तो एग्ज़ाम है, इसको फ्लाइंग कलर से पास कीजिए। एंड इस एग्ज़ाम में भी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। जैसे मेरी ज़िंदगी में एक आया कि 26 लोगों की टीम सारी एक दिन में छोड़ के गई, और जब छोड़ के गई मैंने कहा ओ माय गॉड। 3 दिन तक मैं रोया, चौथे दिन मैंने कहा यार पास करना है, एग्ज़ाम दिया भगवान ने, यही तो मैं सिखाता हूँ, एडवर्सिटी में कैसे हैप्पी रहें, एडवर्सिटी में अच्छा चल रहा है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनके डायलॉग बड़े क्रूड हैं, आपकी इजाज़त चाहूँगा बोलने के लिए। वो कहते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो एक कुत्ता भी खुश हो सकता है। वो ऐसे बोलते हैं,
बोले जब बुरा है ना तब करके दिखा, तब खड़ा होके दिखा, तब लड़के दिखा, तब स्माइल करके दिखा, तब हाई एनर्जी में रह के दिखा, तब तू अफर्मेशन बोल के दिखा, तब तू गोल सेट करके दिखा, तब तेरी ज़िंदगी में मैं मानूंगा कि तू चैंपियन है। और जब एडवर्स सिचुएशन होती है उसमें भी अगर आप काम रह के अपने गोल पे फोकस कर सकते हो, देन यू आर विक्टर। परफेक्ट। सर आपकी ज़िंदगी का कोई, अभी आपने एक इंस्टेंस बता ही दिया, कोई ऐसा ज़िंदगी का बहुत पेनफुल वक्त, एक या एक से ज़्यादा, उसके बारे में बताइए, जो कि एक्चुअल में ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हुआ हो। ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं कहूँगा 2014 में मुझे अपनी खुद की कंपनी छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज़ 2013 में हमारी ये टीम छोड़ के गई, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने एक और पार्टनर लिया, उस पार्टनर के पैसे डलवाए। 1 साल के बाद वो पार्टनर भी मुझे कहने लगा कि मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि आप ही फेस बन जाओगे, फिर हमें कौन पूछेगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर। अब ऐसे समय पे मैंने अपनी कंपनी, खुद की कंपनी, जो मैंने नींव रखी थी 2009 में, 2010 में पहला पार्टनर लिया, 2014 में दूसरा पार्टनर लिया और 2014 जून में मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे पास ऑफिस था, मेरे पास टीम थी, सब कुछ था, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सब कुछ छोड़ के मैं निकल के एक छोटे से हमारे 1 हॉल किचन में पुणे में रह रहा था। सिर्फ मेरा लैपटॉप मेरे पास था। एंड वहाँ पे मैंने कहा यार क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर सेपरेट होना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैंने कहा क्या? बोले 250 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं हमारे, हम रखेंगे। मैंने कहा डन, मेरे को दे दो आप 13 बिजनेस क्लाइंट। मैंने कहा अगले 1 साल तक मैं आपके किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को छूँगा नहीं, अगले 1 साल तक आप मेरे ये 13 बिजनेस क्लाइंट को छुएंगे नहीं। सिर्फ 13 बिजनेस क्लाइंट मैं लेके निकला एंड वहाँ से मैंने 1 साल के अंदर अंदर 300 बिजनेस क्लाइंट कर लिए। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, मेरे क्लाइंट्स मुझे रेफ़र करते, मेरे का रेफरल बिजनेस बढ़ गया। दे यूज्ड टू लव मी अ लॉट एंड आई क्रिएटेड द एम्पायर। आई डोंट नो व्हाट दैट कंपनी इज़ डूइंग राइट नाउ। सो मैं इतना ही कहूँगा कि जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव होकर अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे आगे बढ़ते हो, दैट रियली गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर। मैं हमेशा अपने आप को पूछता था तू एज अ ट्रेनर स्टेज पे क्या बात करेगा, तू लोगों को क्या बोलेगा, कॉन्फिडेंट रहो या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ? कॉन्फिडेंट रहो। एडवर्स सिचुएशन है, तू दूसरे को क्या सलाह देगा? अरे बिलीव इन योर सेल्फ। आर यू बिलीविंग इन योर सेल्फ? नो। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो तो आप कैसे टर्न अराउंड करोगे सिचुएशन को? तो मैं अपने आप को कहता था बिलीव इन योर सेल्फ राइट नाउ। ये जो एडवाइस तू दूसरे को देगा ना भूपेंद्र, अपना खुद का कोच बन। जो एडवाइस आप दूसरों को दोगे, आज अग्रिका जी के पास मैं अगर कोचिंग के लिए आता हूँ, वो मुझे कहेगी पॉजिटिव सोचो, और उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई और वो नेगेटिव हो गई तो कैसे चलेगा? तो उस समय अग्रिका जी को तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे करना है। तो मैंने ये सारी एडवाइजेज अपने आप को दी। फिर मैं हमेशा कोचेज़ के संपर्क में रहा और मेरे साथ तो मिरेकल्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम ए मैजिकल मैन, आई एम ए मिरेकल मैन। मैं तो जिस चीज़ को छू दूँ उसको सोना बना देता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ अपने लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वो अफर्म कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं भगवान हूँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्रह्मास्मि, हमारा शास्त्र कहते हैं, हमारे अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम ही भगवान हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा आदमी, मैं कोई कह दूँ अच्छा ये अपने आप को भगवान कह रहा है, अरे मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम भी भगवान हो। तो मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्मा हो, मैं भी ब्रह्मा हूँ। क्योंकि हम क्रिएट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ऑपरेट कर सकते हैं। जी यानी जनरेशन, ओ यानी ऑपरेशन, डी यानी डिस्ट्रक्शन, GOD गॉड। ट्रू, वंडरफुल। बहुत ज़्यादा मैं अंदर घुस गई, बाप रे बाप। गुड। तो सर ये ब्रेक थ्रूज और पेनफुल टाइम की बात तो हमने कर ली। ये एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि इन सिचुएशंस में स्पीड कैसे लेकर के आए? फॉर इंस्टेंस बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है, कोई ब्लूप्रिंट तो किसी ने दिया नहीं है कि इसमें चॉइसेस होती हैं। सो व्हाट इज़ योर हैक टू गो थ्रू दीज पेनफुल टाइम्स और ब्रेक थ्रू टाइम्स फास्टर? Why do you really want to do things faster? कहते हैं कि जब भी है ना हम चीज़ों को बहुत फास्ट करना चाहते हैं ना, हम डेस्परेशन में आ जाते हैं, और डेस्परेशन इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ डोंट बी डेस्परेट, बी इन द स्टेट ऑफ फ्लो। फ्लो क्या है कि बस कोई बात नहीं, भगवान ने जो सिचुएशन दी है थैंकफुल टू इट, हाउ वंडरफुल कहिए, क्योंकि इससे भी बुरी सिचुएशन आपको दे सकता था। और अपने आप को ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लो की स्टेट में ले आइए। तो मैं तो क्या करता हूँ, सुंदरकांड कर लेता हूँ, हनुमान जी का हनुमान चालीसा लगा लेता हूँ, बहुत हाई एनर्जी कर देता हूँ। कार में बैठते ही तो इतनी तेज़ आवाज़ में ये लगा देता हूँ कि मैं नाचता हूँ कार के अंदर, सिग्नल उतने ही क्लैपिंग करना, ये करना। और फिर जब मैं ऑफिस पहुँचता हूँ या
किसी भी असाइनमेंट में पहुंचता हूं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी हाई रहती है, और एनर्जी हाई रही फिर उसको आप करो, इंजॉय करो। आई मीन आपके माइंड में ये बार बार थॉट, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ आपके साथ? यार दुनिया में तो लोगों की आंखें फट रही है, किसी के मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, पता नहीं चोरियां हो रही है, कोई ट्रेन से गिर के मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हो रही है। आपके साथ क्या बुरा हुआ है? जबरदस्ती रो रहे हो, फालतू में रो रहे हो, रोने की आदत पड़ी हुई है, सब कुछ मिला है। मैं तो कहता हूँ सब कुछ बोनस है। अगर किसी की लाइफ में कोई, किसी की डेथ हो गई, मान लो किसी के बच्चे की डेथ हो गई, 15 साल के बच्चे की डेथ हो गई, अब वो रोता है मेरा 15 साल का बच्चा चला गया, 15 साल का। अरे तू चला जाता तो वो 15 साल का बच्चा रोता, बच्चा पहले चला गया, कोई बात नहीं। तू ज़्यादा मैच्योर है ना, यू कैन हैंडल इट। बच्चा, कई बच्चों के बाप चले जाते हैं 15 साल की उम्र में, फिर भी वो बच्चा संभल जाता है, तू क्यों नहीं संभल रहा? एंड तेरी ज़िंदगी में 15 साल वो बच्चा रहा, किसी की ज़िंदगी में तो आया ही नहीं बच्चा, तो कैन यू नॉट सेलिब्रेट दैट 15 ईयर्स? मैं कहता हूँ लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रिटी वही होता है जो सेलिब्रेट करता है। सो सेलिब्रेट द ऑर्डिनरी मोमेंट। तो एक बहुत अच्छी लर्निंग जो मुझे मेरे टीचर नित्य शांति ने दी, ordinary is magical. Adrika, this ordinary moment is the most magical one. Why are we looking for something super special? Why are we really hurrying? Hurry करो लेकिन happily, in the state of flow, enjoyingly. एंड मैं कहता हूँ आप खुद इस चीज़ के गवाह होंगे कि जब आप हैप्पी स्टेट में थे और जब आप जल्दबाजी में नहीं थे तो बड़े बड़े मिरेकल हो गए होंगे। और जब भी आपने किसी चीज़ को जल्दी करने की कोशिश की होगी ना, तो बहुत डिले हुई होगी। Am I right? Because desperation is a negative energy, negative frequency, you will attract everything which is negative. इसकी जगह आप क्या कहो, आई एम इन द हैप्पीएस्ट स्टेट, एंड हैप्पीनेस के साथ ऑर्डिनरी चीज़ें, अरे सो मैजिकल। इस समय देखिए कितने मैजिक हो रहे हैं आज, यू नो। मैं 10 दिन से सोच रहा था सबवे की सैंडविच खाऊं, और आज सबवे की सैंडविच आ गई। क्या बात है। ऑर्डिनरी इज मैजिकल, ऑलराइट। ऑर्डिनरी इज अब तो टाइम हो गया, खैर। ऑर्डिनरी इज मैजिकल। एंड आपने ही कहा मुझे कि ये पॉडकास्ट पहले होने वाला था, आज हो गया। मे बी आज टुडे इज द राइट टाइम। Maybe you need some kind of learning from this podcast, or maybe I need some kind of learning from this podcast, जो कि आज मेरे लिए relevant होगी। एंड कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ मैजिकल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे मैजिक तो आपके और मेरे साथ इतने होते हैं कि अगर हम उन पे ध्यान रखें ना, तो हम हमेशा कहेंगे यार मेरे साथ तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं। जैसे एक छोटा सा मैजिक आप मान लीजिए, आज हम अभी काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं एंड हमें पानी चाहिए और पानी आ रहा है। हमें ब्रेक लेना था और अचानक से भैया ने खुद ही कह दिया कि ब्रेक ले लो यार, आपको पानी पीना था, उन्होंने भी उसी समय। देख, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थिंग्स। एंड उसके उसी समय प्रियंका केम एंड एक फोटोग्राफ हुआ। सो कैन यू सी दैट ब्रेक वाज वेल यूटिलाइज्ड, दैट्स द मैजिक। इसी पॉडकास्ट पे इस समय जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई लिखेगा वाओ मैजिकल पॉडकास्ट, यू नो दैट्स अ मैजिक। सो मैं कहता हूँ कि स्मॉल थिंग्स आर मोर मैजिकल। आप और मैं अच्छे काम कर पा रहे हैं दुनिया में, हम जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी वो सांस ले पा रहे हैं, मतलब मैजिकल। तो मेरे एक टीचर बहुत ही प्यार से कहते थे, दिस मोमेंट इज़ मैजिकल, डू यू रियली वांट टू नो हाउ? बोलते हाँ। बोले अंगुली उठाओ, यस, नाक के नीचे रखो, सांस आ रही जा रही है, वाओ मैजिकल। कई लोगों की रुक चुकी है आज। कई लोग आज सुबह उठे ही नहीं, कल रात को सोए लेकिन आज सुबह नहीं उठे। कई लोग आज रात को सोएंगे, कल सुबह नहीं उठेंगे। सो एवरी मोमेंट इज़ मैजिकल। कहते 84 करोड़ योनियों में से इंसान का जन्म आपको मिला है, इज़न्ट इट मैजिकल? एंड यू आर कंप्लेनिंग, अरे मेरी शादी नहीं हुई, अरे मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, अरे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, अरे मेरा बेटा फेल हो गया, अरे हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चला। इतना ही काउंट करो ना अपनी ब्लेसिंग्स। अरे मेरे तो पाँव अच्छे हैं, अरे मेरे तो शरीर अच्छा है, मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, इस समय मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। ट्रू। ग्रैटिट्यूड का बिल्कुल ये नेक्स्ट लेवल है। बट देन अगेन सर, एकदम प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रेन इस तरीके से बना ही है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा डरा रहता है, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ हम बायस्ड ही हैं, नेगेटिविटी बायस। तो कोई हैक है क्या ये ग्रेटफुल होने का? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस आइडियोलॉजी एंड वी वांट टू फॉलो इट, बट देन ब्रेन बना ही ऐसा है हमेशा से कि जब हम शिकार करते आ रहे थे उस टाइम से लेकर के कि हमेशा कोई हमें मार देगा पीछे से, तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि
अकेला हमेशा अलर्ट रहता था, वही आज भी हमें अलर्ट रख रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए तेरे साथ। तो इसका फॉर्मूला, लाइक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला ऑडियंस क्या फॉलो कर सकती है? मे बी मॉर्निंग का आपका कोई रूटीन हो ग्रैटिट्यूड के लिए। पहले तो इसकी है ना थोड़ी सी साइंस को हमें समझना होगा। अंधेरा हर जगह है, उजाला लाना पड़ता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी हर जगह है, पॉजिटिविटी को अपने पैटर्न्स में बनाना पड़ता है। कहते हैं कि आप अपने पैटर्न्स को बदलिए। मैं हमेशा, मेरी एक मॉर्निंग रूटीन है, हमारा कमांडो ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कैच योर पैटर्न। आपने कल, आपका किसी ने नुकसान किया, 10 रुपये का नुकसान हो या 10,000 का नुकसान हो या 10 लाख का हो, किसी भी कारण से आपका नुकसान हुआ और उसके कारण आप 4 दिन तक नेगेटिव सोच रहे हो, अरे मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अब वो नुकसान तो एक बार हुआ, आपने 1000 बार उसको माइंड में कर लिया। दैट मोमेंट हैपेंड ओनली फॉर अ मिनट एंड यू मेड इट सो लॉन्ग कि कई बार तो 1 साल तक आप उसी को सोचते रहे। अब मुझे बताइए, कोई इंसान कहता है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, ओके, मेरे पास आता है, बोलता है सर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी। मैंने कहा कितने साल से सोच रहा है तू ये कि अंग्रेज़ी नहीं आती? बोले सर मैं 10 साल पहले से सोच रहा हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मैंने कहा 10 साल में तूने ये कितनी बार बोला होगा कि तुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, सोच। बोले सर 1000 बार, 10,000 बार। मैंने कहा हर बार एक एक अंग्रेज़ी का सेंटेंस बोल लेता ना तो अंग्रेज़ी आ जाती तुझे। सी द मैजिक। अब क्या होता है कि हम कई बार चीज़ों को इतना रिपीट कर लेते हैं कि हम अंधेरे में ही घुसे रहते हैं। तो उजाला लाइए ना अपनी लाइफ में, चेंज कीजिए अपने माइंडसेट को। कैसे चेंज करना है? सबसे सरल तरीका, एक अच्छे आदमी की संगत में जाइए। आपके पास 2 तरह के दोस्त होंगे, एक जो पढ़ने वाले, एक जो नहीं पढ़ने वाले। आप पढ़ने वाले को चूज़ कर लीजिए। हालांकि पढ़ने वाला बोरिंग होगा, पॉजिटिव आदमी बोरिंग हो सकता है क्योंकि वो कहेगा बुरे से बुरे सिचुएशन में भी अरे सब अच्छा होगा। नेगेटिव वाला रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, 4 को गाली देगा, ड्रामा करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो सब। क्योंकि वो देखो किस तरह से बताएगा, किस तरह से उसकी कंप्लेन करेगा। और अच्छा आदमी क्या कहेगा, कुछ कंप्लेन नहीं करनी है यार, सब अच्छा ही तो है, अपना ही तो दोस्त है, कोई बात नहीं, बुरा किया तो चलता है। तो अच्छा आदमी तो बड़ा बोरिंग हो गया यार, इसके पास तो मसाला ही नहीं है, ये तो स्टोरीज़ ही नहीं बता रहा। लोगों को स्टोरीज़ अच्छी लगती है और उसी स्टोरी के चक्कर में हम अपने आप को इतनी नेगेटिव स्टोरीज़ बना के सुना चुके होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर एंटायर लाइफ बिकम्स लाइक एवरेज। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ जो हमें बताई गई है। मैं लोगों से पूछता हूँ हाउ आर यू, लोग कहते हैं आई एम फाइन। मैं कहता हूँ 4 ऑप्शन थे तेरे पास, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। तूने फाइन क्यों चूज़ किया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिखाया। कोई भी तुमसे पूछे हाउ आर यू, क्या बोलना है? आई एम फाइन। और अंग्रेज़ों से पूछो आप हाउ आर यू, वो बोलेंगे आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल। अरे तुम्हें फ़ाइन क्यों सिखा के चले गए? और तुम्हारे कानों ने सुना फ़ाइन, तुम्हारे माइंड में क्या गया? फ़ाइन। तुम्हारी ज़िंदगी कैसी हो गई? फ़ाइन। एंड आप देखो 99% लोगों की ज़िंदगी फ़ाइन ही चल रही है। सब कहते हैं हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो भी कहते हैं कि चल रहा है, सब चल रहा है सर, कट रहा है तो कट ही जाती है। चल रही है, कट रही है, गुजर रही है तो गुजर रही है बस। तो आई थिंक मेक इट वेरी स्पेशल बाय चूजिंग द वोकैबुलरी, बाय बीइंग इन द लाइट। कहते हैं 4 तरह के लोग हैं। एक जो डार्कनेस से डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, जो भटके हुए हैं, नशे पते पे चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और उनको गलत काम और ज़्यादा गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। कुछ हैं जो डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये लोग थोड़े ठीक लोग हैं, ये समझ चुके हैं कि मैं डार्कनेस में हूँ, मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, मुझे अच्छे काम करने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उजाले से अंधेरे की तरफ, यानी लाइट से डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बुरे कामों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन द ब्यूटिफुल पीपल आर दोज जो उजाले से उजाले की तरफ जा रहे हैं, जो लाइट से लाइट की तरफ जा रहे हैं कि हाँ यार परिवार में सब कुछ अच्छा है, जो ऑलरेडी एक्सेप्ट करेंगी लाइट तो है मेरी लाइफ में, अंधेरा है लेकिन लाइट भी तो है, शरीर अच्छा है बस इतनी भी लाइट काफ़ी है, लाइट दिए की छोटी सी रोशनी भी काफ़ी है। बोलते हैं इतना सा एक उजाले की किरण भी हुई ना तो वो काफ़ी है आदमी को गाइड करने के लिए, हाँ सूरज उधर होगा, बस वो उस किरण को पकड़ें और सूरज की तरफ चल पड़े, उनको उजाला दिखेगा एंड दे विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म। ट्रू। सर आपने ये इमोशंस और ड्रामा की बात की, इस पे मैं पूछना चाहती हूँ कि हमेशा से बचपन से सिखाया गया कि ज़्यादा पैसा ज़्यादा तरक्की वही कर पाएगा जिसका IQ बहुत स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है कि ये EQ, इमोशनल क्वोशंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ दीज टू? इसे कैसे इनकलकेट करें, कैसे कल्टिवेट करें अपने अंदर? बिकॉज बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए वी नीड मैनेजमेंट, वी नीड इमोशनल क्वोशंट पैसे के लिए। तो या तरक्की मतलब क्या? तरक्की मतलब क्या, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, रिश्तेदार अच्छे नहीं है, रिश्तेदार है ही नहीं इनफैक्ट,
किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, हमेशा डरा हुआ है और हमेशा उसको डाउट है कि कोई मेरा पैसा लेने वाला है। इनफैक्ट घर वालों पे, बच्चों पे, सभी पे वो डाउट करता है। क्या ये तरक्की है? नो। चलिए, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन ना रिलेशनशिप्स हैं, ना मनी है, ना ही रिश्ते हैं, फिर क्या करेगा उस हेल्थ का अच्छे? किसी के पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं लेकिन ना मनी है, सड़क पे पड़ा है पूरा का पूरा परिवार, एंड एट द सेम टाइम अच्छी हेल्थ भी नहीं है, तो क्या वो लाइफ अच्छी है? नहीं। देखिए, जब हम कहते हैं कि पैसा आ गया, परिवार आ गया, ज़बरदस्त हो गई चीज़ें, तभी सब कुछ अच्छा होगा, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो डिफाइन योर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू क्रिएट। मेरे टीचर इसको ब्यूटीफुली कहते हैं कि अगर एक डायरेक्टर है कोई मूवी का, तो वो मूवी कैसी बनाना चाहेगा? बहुत सुपर हिट, है ना? वो मूवी में सारे एलिमेंट देखेगा, सस्पेंस, एनर्जी, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, पागलपन, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। तो हमें अपनी ज़िंदगी कैसी बनानी है आगे की? हीरो वाली, राइट? अच्छी, जहाँ पे प्यार भी हो, खुशियाँ भी हो, एनर्जी भी हो, एडवेंचर भी हो, मस्ती भी हो, फन भी हो, पैसा भी हो, लग्जरी भी हो, यू नो, ऐसी लाइफ बनानी है। तो व्हाई डोंट यू बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी? बोलते हैं कि लिखिए वो स्क्रिप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ लिखो वो स्क्रिप्ट जो आपको बनानी है, और उस स्क्रिप्ट को पढ़ो और उसको फील करो। आपकी इमोशंस को फील करोगे तो ही आप क्रिएट कर पाओगे। तो लोग कहते हैं आईक्यू से सफलता आती है। मैं कहता हूँ हज़ारों लोग जिनकी आईक्यू अच्छी है ना, वो लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिनके इमोशंस को वो डील करना जानते हैं। तो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू का इस्तेमाल आजकल लीडरशिप में होता है, ये पूरी दुनिया मानती है। ट्रू सर। आप नेचुरली मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आप चले जा रहे हैं। सर, आपने रिलेशनशिप की बात करी, अब थोड़ा मैनिफेस्टेशन और रिलेशनशिप को लेकर के आते हैं कि आपने कहा कि आई वांट यू टू टेक अस थ्रू दोज स्टेप्स ऑफ मे बी हाउ डज अ पर्सन अट्रैक्ट अ पार्टनर थ्रू मैनिफेस्टेशन। वो प्रोसेस क्या है? लेट्स से अ पर्सन इज इन टॉक्सिक रिलेशनशिप और नॉट इन अ रिलेशनशिप एट ऑल, व्हाट आर द एक्चुअली प्रैक्टिकल स्टेप्स to attract that partner? अब मैं फास्ट वर्ड नहीं बोलूँगी, but then at the right time, at the right time. At the right time. So पहले तो ये बिलीव करें कि at the right time ही होगा वो। जैसे एक बाप से एक बच्चा बोले कि मुझे बाइक चाहिए और वो बच्चा है सिर्फ 9 साल का, तो बाप को पता है एट द राइट टाइम कौन सा है, 18 साल की उम्र, राइट? सो ये यूनिवर्स जो है ना, ये परमपिता है एक तरह से, ये ब्रह्मांड है, ये भगवान का क्रिएशन है, ये सुपर शक्तिशाली है। तो ये तो जानता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। तो पहले तो ये समझ लें, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप अपने सारे प्रयास कीजिए, लेकिन हर बात में स्माइल के साथ, गॉड तुझे जो मंजूर है बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। तू ऐसे रखना चाहता है, मैं ऐसे खुश हूँ, तू वैसे रखना चाहता है, मैं वैसे खुश हूँ। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ नहीं है, फिर भी वो खुश हैं, है ना? हमेशा खुश हैं और लोगों को इतना इंस्पायर कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। तो पहले तो आप जैसी अवस्था में कहते हैं कि सबसे पहला रिलेशन है आपका अपने आप से। When you say कि मुझे कोई पर्सन चाहिए तभी मैं हैप्पी हो पाऊँगा क्योंकि दुनिया ऐसा कह रही है, then you are denying one fact कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ। जब मैं अपने आप से रिलेशन अच्छा नहीं रखूँगा ना, तो मैं किसी और से भी रिलेशन अच्छा नहीं रख पाऊँगा। सीक्रेट मूवी में अगर आपने एक अच्छी चीज़ सुनी हो, देयर इज़ अ लेडी जो कि काफ़ी ब्लैक है, सुंदर नहीं दिखती, वो बोलती है कि जब मैं अपने आप को बदसूरत मानती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। ये बोले जिस दिन मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, उस दिन मैजिक होना शुरू हुआ, उस दिन सारे रिलेशन मेरे पास आने लग गए। सो अगर आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का प्रमाण है कि यू डोंट लव योरसेल्फ, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप इज़ अ रिफ्लेक्शन। जो मैं अंदर हूँ वही बाहर दिखाई दे रहा है। मैं अंदर से एम्प्टी हूँ तो बाहर भी एम्प्टी है। मैं अंदर से फुल हूँ ना, तो मेरे पास बहुत लोग आएंगे, राइट? ये मैंने भी देखा। मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कॉलेज तक ना बड़ा हीन भावना, जो कहते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो था 2 रीज़न से। एक तो मैं घंटों कांच के सामने खड़ा होकर सोचता था मैं पतला क्यों, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता, मैं काला क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा मेरे को अंदर से बहुत भावनाएं आती थी। और कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाता था, तो मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स भी थी, ये थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही बेकार हूँ, राइट? आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन जब मैं अपने टीचर्स से मिला, मैं अच्छी जगहों पे गया और मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग सीखा, और मेरा इन चीज़ों से ध्यान हट गया टोटल कि यार आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम ऑन द स्टेज, यस आई कैन स्पीक, शाउट, स्क्रीम, ये वो ज़बरदस्त चीज़ें होने लगी। अब मेरे पास हर आदमी आता है। उसके बाद तो गर्लफ्रेंड्स भी बनी, उसके बाद शादी भी अच्छी हुई, और उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मेरी ज़िंदगी में आए। आज देखा जाए तो मैं कहूँगा जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आए सब बहुत प्यारे हैं। तो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ आई वुड से कनेक्शन, फुल ऑफ
रिस्पेक्ट, फुल ऑफ ट्रस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें मिली। तो पहले तो अपने आप से प्यार करें, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं स्पेसिफिक पार्टनर के लिए कि आप सेटल होना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस पर्सन का नाम छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए उस पर्सन को। आप सिर्फ ये देखिए कि फ्यूचर में आपको जो भी पार्टनर चाहिए या जैसी भी ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए क्या क्या इमोशंस है और क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी इंसान को मैरिज करनी है और उन्हें चाहिए कि मेरा पति या पत्नी बहुत सुंदर होनी चाहिए या ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ठीक है, एक क्वालिटी आ गई। और क्या चाहिए? टॉल होना चाहिए, ओके, हैंडसम होना चाहिए, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद क्या होना चाहिए कि ओके, लविंग केयरिंग। अच्छा, लविंग केयरिंग मीन्स उसको डिफ़ाइन करिए कि केयरिंग मीन्स मतलब मेरे साथ समय बिताए, मुझे यहाँ लेके जाए, घुमाए फिराए, वॉट एवर। तो पूरा डिटेल में वो सारी क्वालिटीज़ मेंशन कीजिए। और फिर जब इमेजिनेशन करें ना, तो वो सारी चीज़ें इमेजिन कीजिए। मे बी यू लव अ पर्सन एंड यू मैनिफेस्ट दैट पर्सन। आप कहो कि वो उस पर्सन के साथ वो सारी क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भगवान और यूनिवर्स कहता है तुम्हें कोको कोला की बोतल से मतलब है या तुम्हें उसी बोतल से मतलब है। तुम्हें कोको कोला पीना है तो तुम्हें हज़ारों बोतल से कोको कोला की अवेलेबल। तुम इतना बताओ, तुम्हें थम्सअप पीना है, हाँ थम्सअप आ जाएगी सब। लेकिन तुम कहो नहीं, उस एक्स दुकान पे वो जो एक्स बॉटल मैंने देखी थी वो ही बॉटल चाहिए। भगवान कहता है पागल हो गया क्या? वो तो बिक चुकी है, पी चुका है, कोई खा चुका है। यू नो दैट बॉटल इज़ नॉट योर्स। नहीं मुझे वही चाहिए, तभी मैं हैप्पी होऊंगा। अरे हज़ारों बॉटल है भाई, सेम क्वालिटी है उन सभी बॉटल्स में। तुझे थम्सअप का टेस्ट चाहिए था, सेम थम्सअप का टेस्ट दूसरी जगह भी अवेलेबल है। तुझे दिल्ली में नहीं तो अहमदाबाद में अवेलेबल। हम कहते हैं नहीं, मुझे तो वही आदमी चाहिए, वही पर्सन चाहिए, वही मेरा क्या कहता है सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी। तो यूनिवर्स कहता है बेटा दिस इज नॉट डन। तुझे जो क्वालिटीज़ चाहिए, तुझे कार में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो कार की सारी क्वालिटीज़ मैं तुझे ला के देता हूँ। बट डोंट टेल मी कि वो ही कार जो दूसरा खरीद चुका है। क्यों? या वो ही कार जो तेरे लिए बनी नहीं है, मे बी उसमें कुछ खराबी है। आप देखिए कई लोग कहते हैं आई लव दिस पर्सन, आई विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन, घर वालों के अगेंस्ट जाते हैं, शादी कर लेते हैं, 3 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। क्यों भाई? तुम तो बड़े प्यार कर रहे थे। तो प्यार कुछ नहीं है, आप सेल्फिश हो। आप क्या चाहते हो? मेरी ज़िंदगी ऐसी चले, और अच्छा अभी मुझे जितने भी लोग दिखे उनमें से ये ही पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है तो आई लव दिस पर्सन। बुलशिट। You don't love that person, you love yourself. Yeah, you love the concept of, you know, that. Correct. Looks and all. तो मैं कहता हूँ कि आप वो सारी क्वालिटीज़ लिखें और इमेजिनेशन में, आपके विजन बोर्ड में वो सारी क्वालिटीज़ लगा दें। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको उससे भी बेटर पर्सन मिलेगा हमेशा। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। यू कांट से अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे वो पर्सन नहीं आया तो मतलब लाइफ बेकार है। नो, योर लाइफ इज़ ऑलरेडी मैजिकल विद और विदाउट दैट पर्सन। यू आर मैजिकल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आई एम सो स्पेशल दैट भगवान ने मुझे खुद बनाया है और आपको भगवान ने खुद बनाया है। हम प्रभु के अंश हैं, हम भगवान जैसे दिखते हैं, हम भगवान जैसे चलते हैं। इतने सारे हमें जानवर बना देता तो क्या होता? आज देखिए एक गाय या एक कुत्ता रास्ते पे घूम रहा है, कुछ भी खा रहा है, पता नहीं पिजाने ने पिया भी है नहीं पिया है, खाना खाया भी है नहीं खाया। आज हमें तो हर वक्त हर चीज़ मिल रही है, हम तो ग्रैटिट्यूड से लबालब होने चाहिए। राइट। बुरे से बुरा कुछ भी हो गया ना मेरी ज़िंदगी में तो मैं कहूँगा भगवान थैंक यू, इट्स ऑलराइट। थोड़ी देर रोना आएगा फॉर श्योर। मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर इमोशंस मर चुके हैं, मैं भी रोऊंगा, परेशान होऊंगा, लेकिन जितनी जल्दी आई विल बी एबल टू कैच माई पैटर्न उतनी जल्दी कैच कर लो और उसी समय नाचने लग जाओ। दोनों हाथ उठा दो, बोलो हाउ वंडरफुल, अमेजिंग, सो ब्यूटिफुल। सो मैनिफेस्ट द राइट पार्टनर, नॉट दैट स्पेसिफिक पार्टनर। राइट पर्सन या राइट जॉब को मैनिफेस्ट कीजिए, नॉट दैट राइट कंपनी। बोलते हैं मेरे को तो वही कंपनी चाहिए, नहीं, मेरे को राइट जॉब चाहिए। कंपनी मिल गई, आपने कहा मेरे को IBM में जॉब लगनी चाहिए और IBM मिल गई, लेकिन बॉस गंदा मिला, प्रोसेस बेकार मिला, टाइमिंग्स बेकार मिले, विल यू बी एबल टू इन्जॉय रियली IBM? मैंने देखा है बड़ी से बड़ी कंपनी में लोगों को रोते हुए और मैंने देखा है छोटी से छोटी कंपनी में लोगों को हंसते हुए। मैंने देखा है सुंदर से सुंदर पर्सन के साथ शादी होने के बाद भी आदमी को लड़ते भिड़ते, और मैंने देखा है बदसूरत लोगों के साथ शादी होने के बाद भी खुशियाँ मनाते हुए। ट्रू। ट्रू। सर इस स्ट्रक्चर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि नोइंग द राइट क्वालिटीज़, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस का लेवल बहुत चाहिए। यू नो पीपल डोंट हैव दैट। तो ये अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस से भी आएगा
क्या चाहिए उसके बारे में कुछ? गुरु Because I बिना don't ज्ञान think- ना होई। गुरु बनाइए, क्योंकि गुरुज आपको गाइडेंस दे सकते हैं थोड़ी बहुत। मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे गुरुओं ने किया है। जब तक गुरु नहीं मिला था मैं पत्थर की मूरत था, जब गुरु मिला तो मैं पूजने लायक हो गया, है ना। गुरु आपको परमात्मा से मिला सकता है। तो आप देखिए, गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक सिंगल पर्सन को ही गुरु बनाएं, आप 50 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में गुरु बना सकते हैं। अग्रिका, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ना ऐसे ही संगत में आ जाएं जहाँ पे लोग उस तरह का सोच पा रहे हैं। आपको नई क्लैरिटी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ को तो होगी क्लैरिटी, बस उनके साथ जाके बैठने लग जाए ना, उनके साथ जाके बैठने लग जाएं, उन बातों में आने लग जाएं। मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को कैसी ज़िंदगी चाहिए, तो मुझे कुछ टीचर्स मिले, उन्होंने कहा ऐसी ज़िंदगी हो गई, तो अरे मैंने कहा ये भी पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। उन्होंने 50 एग्जाम्पल दिए, माइंड को पॉसिबल लगने लगा, राइट। मेरे टीचर, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत हीन हूँ, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा क्या टमाटर को आलू से कंपेयर करना चाहिए? नहीं। तू किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को? क्या एक टमाटर को दूसरे टमाटर से भी कंपेयर करना चाहिए? बोले नहीं, ये टमाटर है, ये खा जाओ, बस इतना ही है। तो बोले तू एक टमाटर दूसरे टमाटर से जब कंपेयर नहीं करता है तो तू अपने आप को दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहा है? आलू टमाटर एक दूसरे में कंपेयर नहीं किया जा सकते, ये सब सब्जियां हैं। ऐसे ही इंसान है, यू आर ए डिफरेंट वन। मछली और बंदर को डेफिनेटली कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो जब ये छोटी छोटी बातें मेरे टीचर्स ने बताई तो दिमाग खुला। तो जब लोगों को ये स्पेसिफिकेशन नहीं पता है ना, तो ढूंढे इंटरनेट पे, इंटरनेट को गुरु बनाए, किसी इंसान को गुरु बनाए, अच्छे टीचर्स के पास जाएं, उनसे सीखें। आपसे कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसके पास बैठें, सवाल तो पूछे। तुम तो सवाल ही नहीं पूछ रहे, तुम तो मान के बैठे हो कि नहीं ये सब बकवास है। कैसे, किसने कहा बकवास है? लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, ये क्वालिटी लिखने से थोड़ी मेरे पास सब कुछ अच्छा आ जाएगा। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास बुरा सोचने से अच्छा आ जाए तो सोच के बताओ, ला के बताओ। तुम्हारे पास दिन रात जेलस होके कुछ अच्छा आ जाए तो बताओ। बोले ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, गाली देना प्रैक्टिकल है? मैंने कहा एक दूसरे की निंदा करना प्रैक्टिकल है? अपने ही घर वालों के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रैक्टिकल है? लोग हर चीज़ इम्प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है जो हम बता रहे हैं। साइंटिफिक प्रूफ से अच्छा सोचने से हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, हमारी ही नहीं। कहते हैं कि अच्छा म्यूजिक बजा दिया तो पेड़ पौधे भी तेज़ी से ग्रो करते हैं, एंड ये तो साइंटिफिकली बताया गया है। सब बात जब रिलेशनशिप की आ रही है तो अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स थिंक जो हसल कल्चर है। मेरा एक उसके पहले एक सवाल आपसे है कि सिंस यू हैव सच अ काम एनर्जी एंड यू से कि फास्ट नहीं करना है, एवरीथिंग विल कम इन द राइट टाइम, तो डू यू बिलीव इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हसल, या फिर हम लोगों को लाइक यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ, बट शुड वी बी इन द फ्लो स्टेट, काम, कीप मैनिफेस्टिंग, और अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क? क्या वो परसेंटेज रहना चाहिए? नेवर लिव इन आइदर और। ये सभी एलिमेंट्स ज़रूरी है। जैसे एक बॉडी के लिए पाँव भी ज़रूरी है, हाथ भी ज़रूरी है, मुंह भी ज़रूरी है, कान भी ज़रूरी है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है बॉडी का जो नहीं हो। अगर जो नहीं दिख रहे अंग, उनमें से भी कोई भी अंग ख़राब हो जाए, लाइक लंग्स में कोई दिक्कत आ जाए तो पूरा लंग कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ हार्डवर्क जब करना पड़े तो हार्डवर्क करो, और जब मस्ती करनी पड़े तो मस्ती करो, लेकिन दोनों ही स्टेट में हैप्पी ज़रूर रहो। हैप्पी माइंड कैन क्रिएट मोर मैजिक्स देन एनीथिंग एल्स। तो मैं कहता हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे भी चीज़ें जल्दी चाहिए, मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता जब चीज़ें लेट होती है। और मैंने लेकिन ये भी देखा है कि जब मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की है, बहुत डिले हुआ है, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सरेंडर भाव से आगे बढ़ता हूँ ना जब भी मैं, कि परमात्मा 100% मेरे साथ अच्छा ही करेगा। और मेरे हाथ में इस समय ये वीडियो बनाना है, मुझे जो भी नॉलेज है उसको मैं पूरा प्रेजेंट मोमेंट में होके इसको डिलीवर कर दूँ। इस समय मैं ये ना सोचूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मैं थका हुआ हूँ, मैंने खाना खाया है, नहीं खाया है, वॉट एवर। इस समय मेरा काम नहीं है वो सब सोचना। इस समय मेरा एक ही काम है, डिलीवर करना। एंड आई डोंट नो, बिना ये सोचे समझे कि ये वायरल होगा नहीं होगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोग इसको मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये सब मेरा काम नहीं है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी मैं ही सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। सो मेरा काम है इन सब से ऊपर उठ के जस्ट डिलीवरी करना। सो इन दिस मोमेंट जितने भी लोग हरी करना चाहते हैं, हरी कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी जानिए कि आर यू इन अ हैप्पी स्टेट और आर यू इन अ डेस्परेट स्टेट। हैप्पीनेस के साथ अरे जल्दी जल्दी जीतेंगे, मज़ा आएगा, जल्दी जीतेंगे तो पार्टी करेंगे, अब ये हैप्पी स्टेट के साथ हरीनेस, अरे यार कब होगा यार, बहुत टाइम हो गया, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, ये डेस्परेशन वाली स्टेट है। डेस्परेशन वाली स्टेट में खिंचाव है, हैप्पीनेस वाली स्टेट में एक्साइटमेंट है। कहते हैं ना कि जो आदमी पैशनेट होता है
वो भी जल्दी करना चाहता है, और जो आदमी लेस पैशनेट होता है वो भी जल्दी करना चाहता है। लेकिन पैशन इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, पैशन इज़ ए डिवाइन एनर्जी। बोलती है ये जिस आदमी के पास पैशन है ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ही विल लव दैट गेम। तो मैं कहता हूँ लव द गेम ऑफ लाइफ। लाइफ में सब कुछ मिलेगा, ठोकर भी मिलेगी, कंकर भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, चोट भी मिलेगी, लेकिन फूल भी मिलेंगे ना। तो चोट इसलिए खा लो हैप्पीली क्योंकि फूल मिलने वाला है। अगेन कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप थिंग, एक क्वेश्चन वहाँ पे छूट गया कि यूजुअली यंग अडल्ट्स और अडल्टहुड के बाद अभी जो लोगों को करियर हसल या फिर कहीं पहुंचना है, पीपल आर काइंड ऑफ कीपिंग रिलेशनशिप्स ऑन द बैक सीट कि मेहनत करनी है, वो डेविएशन हो जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ पार्टनर रिलेशनशिप मैरिज इज versus it's not? Is it a deviation or there should be focus कि until some age? आपका भी ऐसा experience कहता है कि इस age तक relationship नहीं, work only. So what's your take on the same? पहले मैं कहता था मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन जब शादी हुई तो मुझे लगा कि शादी से ब्यूटीफुल कुछ है नहीं। Wow. क्योंकि शादी आते ही एक बैलेंस आ गया, शादी होते ही एक ठहराव आ गया ज़िंदगी में, भटकाव बंद हो गया। मैं कहता हूँ रिलेशनशिप्स आर मैजिकल। जितने भी युवा आज की डेट में कह रहे हैं ना, नहीं रिलेशनशिप से मैं बंध जाऊँगा, रिलेशनशिप के कारण ये नहीं होगा। आई नो आज की डेट में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ वो रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए। टेक दैट रिस्क, एंड दैट इज़ नॉट अ रिस्क, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल रिस्क। दैट रिस्क इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो आपकी लाइफ में अगर अच्छा हो गया ना, 90% चांसेस है कि वो अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों पार्टनर चाहते हैं कि हैप्पी रहें, ज़िंदगी भर साथ रहें, तो 90% तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, आजकल ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, लोगों के अंदर पेशेंस कम हो रहा है, अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, उसके कारण इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया ना, 90% चांसेस है वो अच्छा ही होने का, तो आपकी लाइफ में बहुत मैजिक होंगे। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे को पैसे अच्छे आने लगे, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे को और ज़्यादा अच्छे पैसे आने लगे। तो मुझे लगता है भगवान सभी के भाग्य का देता है। सो इन्जॉय दैट रिलेशनशिप, लॉन्ग फॉर दैट गुड रिलेशनशिप, एंड वी हैव अ नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन, एंड विदाउट दैट लव एंड कनेक्शन वी आर एम्प्टी। पैसा भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, तीनों में बैलेंस भी ज़रूरी है। कोई कहता है नहीं नहीं सिर्फ पैसा कमा लेता हूँ, रिलेशन बाद में देखेंगे। नहीं, मैं जिम जाऊँ और मैं कहूँ कि एक ही हाथ की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, पाँव को बाद में देखेंगे या दूसरे हाथ को बाद में देखेंगे, यू विल बी डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। मैंने ये मिस्टेक की है और मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरों को ये मिस्टेक करनी पड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में काम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि मम्मी पापा को समय नहीं दे पाया, अपने बच्चे की ग्रोइंग एज में, मतलब जब वो छोटा था 5 साल 3 साल का, उतना समय नहीं दे पाया। मेरी वाइफ को भी मैं आज ओपनली कहूँगा कि इतना समय नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था, एंड उसके कारण मैं कहूँगा कि आई वॉज नॉट हैप्पी। दे वर नॉट हैप्पी और हैप्पी वो तो अलग बात है, वो तो नहीं थे, बट मैं कहूँगा कि मैं उस दौड़ में दौड़ता रहा कि यार बस ज़्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और मिला भी सब कुछ, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ वॉट? फैमिली वॉज अनहैप्पी मैनी अ टाइम्स। अरे तू टाइम नहीं देता है, तू ये नहीं करता है, हमारे साथ बैठता नहीं है, ये नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। मम्मी पापा दुखी थे। मैंने एक कॉल ले लिया कोविड में, मम्मी पापा के पास शिफ्ट होना है। मैं पुणे छोड़ के गया, राजस्थान में एक नया घर लिया पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स के साथ रहने लगा, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉज द मोस्ट ब्लिसफुल थिंग विच आई कुड एवर डू। आज मैंने अपनी लाइफ को ऑनलाइन में ज़्यादा कर दिया है, बिकॉज आई कैन गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ, माई फैमिली, मेरे दोस्तों को भी थोड़ा टाइम दे पाता हूँ। थोड़ा सा मैडनेस कम किया अपने काम का, बिकॉज आई थिंक वो होता है ना, एज के साथ साथ आप में ठहराव आता है, तो शायद अब 40 के ऊपर के हो गए तो ठहराव आ रहा है। वंडरफुल, बट मैजिक है। So now I want you to talk about spirituality. Like, yeah, we've covered all the aspects almost. मेरा एक सवाल हमेशा मन ही मन घूमता है कि एफर्ट्स, इंसानी एफर्ट्स के अलावा कोई बड़ी चीज़ का एंट्री आपके ज़िंदगी में ये कब होता है? ये प्रीडेस्टिन्ड होता है? स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? कब आपकी एंट्री हुई? उसके बाद क्या चेंजेस आए? और दूसरा सिमिलर सवाल कि एक बेसिक लेवल पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बिकॉज मैं पर्सनली देखती हूँ कि जैसे दादी, नानी, मम्मी वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, मुझसे वो प्रोसेस रेगुलर नहीं हो पाता है, बट आई हैव माई ओन वेज ऑफ स्पिरिचुअल, करेक्ट। या तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट?
पहले तो मैं कहूँगा कि जब मैं 2019 तक इसको इतना फॉलो नहीं करता था, उस समय तक मेरे लिए एक ही था कि भाई बचपन से गरीबी देखी है तो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, ज़्यादा कमाना है। बट 2018-17 में ऐसा हुआ कि बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस आए और बार बार आ रहे थे। मैंने आपको बताया 2014 में भी आए, 2013 में भी आए, और 18 में तो एक्सट्रीम हो गए थे ये चैलेंजेस। सारी EMIs बाउंस हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप में फ़ाइट हो रही है, टीम छोड़ के चली जा रही है, सारे दिक्कतें हो गई। उसके बाद 1 साल तो मैंने एफर्ट मारे, 1-1.5 साल। जब मैं थक गया, हार गया, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा क्या करना चाहिए। मैं शांत हुआ, 3-4 दिन मेडिटेट किया, विपश्यना गया, और जब ये सारी चीज़ें की तो माइंड में ख्याल आया कि आई कैन चेंज इट। कैसे? तो पहला थॉट आया, सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठ के क्या करो? डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे मेडिटेशन। मैं हमेशा कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट बीइंग अवेयर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बी अवेयर। हु आर यू? बी अवेयर। मैं क्यों हूँ? क्यों आया ये मेरी ज़िंदगी में चैलेंज? तो आंसर आया, तुझे हीरो बनाने के लिए आया है। क्योंकि हीरो को प्रॉब्लम मिलती है, फिर हीरो उस प्रॉब्लम से फाइट करता है। एक्सट्रीम प्रॉब्लम होती है जिसमें ऑर्डिनरी आदमी हार मान जाता है, हीरो खड़ा हो जाता है। तुझे हीरो बनाने के लिए आया। देखिए, अवेयर हो गए, अवेयर होते ही मेडिटेशन किया, मेडिटेशन होते ही मेरे गुरु मिले तो उन्होंने एक मंत्र दिया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। भूपेंद्र, एक प्रोग्राम तेरी ज़िंदगी का फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे जो तुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर देख मैजिक। मैंने किया, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच किया और हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। ये अवेयरनेस डेवलप कीजिए। और अवेयरनेस किस चीज़ की? मैं हूँ कौन, मैं आया क्यों हूँ, मेरे को भेजा क्यों है भगवान ने, मेरे को ये स्ट्रगल दी क्यों है, मुझे ही क्यों दी है, आपको क्यों नहीं दी? आपकी स्ट्रगल मुझे क्यों नहीं दी, मेरी स्ट्रगल आपको क्यों नहीं दी? ये सोच होना, दिस इज़ रियल स्पिरिचुअलिटी। जो मम्मी पापा दादा नानी सब करते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक तरीका है, क्योंकि हम ध्यान तब तक नहीं कर पाते जब तक हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं हो। तो कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा बेकार है। मैं कहता हूँ अच्छा क्यों बेकार है भाई मूर्ति पूजा? नहीं, मूर्ति पूजा क्या, भगवान तो सब जगह है ना। तो भगवान तो अदृश्य है, आपने कैसे उसको एक रूप दे दिया कि कृष्ण ऐसे ही होंगे, आपको कैसे पता? मैं कहता हूँ कि जब एक मूर्ति, एक फोटोग्राफ कोई सामने आ जाती है तो आपकी श्रद्धा आ जाती है उसमें। जैसे कि आपके पिताजी भी एक एनर्जी है, वो भी यहीं कहीं है फिर तो, लेकिन आप यहाँ तो धोख नहीं खा रहे। लेकिन जैसे ही उनकी फ़ोटो सामने आ जाएगी आप प्रणाम कर देंगे, जैसे ही वो खुद सामने आ जाएंगे आप प्रणाम कर देंगे। तो ऐसे ही जब किसी भगवान की पूजा होती है घर में, या किसी पर्टिकुलर तरह की हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम एक सरेंडर भाव से उसको फॉलो करते हैं। तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक तरीका है, लेकिन वो कर्म कांड हो गया कि ये करोगे तो ये होगा, तिलक लगाने से ये होगा, फिर आप माला पहनोगे तो ये होगा, माला जपोगे तो ये होगा। लेकिन उसी की जगह आप आराम से बैठ के एक ध्यान में स्थित हो सकते हैं। तो ध्यान करना एक स्पिरिचुअलिटी है। अपने काम में बहुत मन लगाना एक स्पिरिचुअलिटी है। बीइंग अवेयर कि इस समय जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और इसको और दिल से करना एक स्पिरिचुअलिटी है। मैं किसी कंपनी में गया और वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा कि जब मैं जॉब कर रहा था, कन्वर्जिस कंपनी में मैं था, और रात को डिनर मिलता था, तो कई लोग हम डिनर करने जाते थे, साथ में जाते थे। यार क्या खाना बना है यार, ये कोई खाना है? मैं कहता था मत खा मैं कहता था मत खा। तो बोलता है यार नहीं यार, अब भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा, लेकिन ये क्या रोज़ रोज़ ऐसा गंदा खाना भेजते हैं। मैंने कहा मत खाना, एक तो कंप्लेन भी कर रहा है और एक खा भी रहा है। नहीं कंप्लेन करना तो ज़रूरी है। अरे तो मुझसे क्यों कंप्लेन कर रहा है? जो सुधार सकता है उसको कंप्लेन लिख दे और भूल जा। भाई मैनेजर सुधार सकता है, मैनेजर को एक चिट्ठी लिख दे, ईमेल लिख दे, भूल जा उसके बाद। तू रोज़ खा रहा है, रोज़ कंप्लेन कर रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ पे ये अवेयर होना कि यार मुझे या तो मिल रहा है, मेरे पास चॉइस है, या तो मैं खाऊं या मैं नहीं खाऊं, और मैं खाने को चूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक अच्छी दुआ दूँ। कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक संत लोग, एक दुर्जन लोग। संत कहता है हमेशा, या दुर्जन आदमी का पहले ले लेते हैं, दुर्जन आदमी हमेशा कहता है जिससे भी मैं मिल रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल जाए, अगरिका से मिला हूँ इससे मेरे को क्या फ़ायदा हो जाए, कहाँ से मैं इससे पैसे निकाल लूँ, क्या कर लूँ। और सज्जन आदमी जो कहेगा वो कहेगा अगरिका की कैसे हेल्प कर दूँ, क्या दे दूँ मैं, कैसे मैं किसी की लाइफ में ब्लेसिंग बन जाऊँ। मेरे टीचर हमेशा कहते हैं रोज़ सुबह एक चीज़ ज़रूर करो, गॉड प्लीज़ मेक मी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर समवन टुडे। मेरे एक टीचर इसी को दूसरे अंदाज में कहते थे, बोले रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम एक चेहरे पे मुस्कुराहट तुझे लेके आनी है। एंड भगवान ने उस इतने से थॉट को इतना अच्छा मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करवा दिया कि आज रोज़ सोने से पहले मेरे कारण शायद हज़ारों लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट आ रही है।
Now, I think these are the small things which I feel is a practical spirituality. तो practical spirituality is all about कि आपके काम को बहुत अच्छे से कैसे करें, मन शांत कैसे रहे, आपकी लाइफ को enjoy कैसे करें, क्योंकि लाइफ एक उत्सव है एंड इस उत्सव को मनाना है, हर रोज़ मनाना है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। कौन सी चीज़ होगी कि मैं उत्सव मनाऊंगा? मैं तो कहता हूँ इसी समय बिलियनर होने के बाद मैं खुश होऊंगा ना, इसी समय खुश हो लेते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मेरी एनर्जी की इस समय होगी वही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें मेरी लाइफ में आएगी। जिसका मैं नंबर डायल करूँगा वही फ़ोन उठाएगा, जितने रुपए मेरे पास होंगे उतने ही रुपए की चीज़ खरीदूंगा। तो क्यों ना मैं अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को स्पिरिचुअल वे में बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट डांसिंग, फीलिंग हैप्पी, बीइंग अवेयर दैट आई एम फीलिंग हैप्पी एंड गिविंग द राइट कमांड, राइट अवेयरनेस। मैंने अखबार पढ़ा और कहा ओ बहुत बुरा हुआ, और मैंने अखबार पढ़ा और कुछ बुरा पढ़ा और मैंने कहा मंगल हो, सबका ब्लेसिंग दे दिया। ये स्पिरिचुअलिटी है, बीइंग अवेयर। True. So coming back to your experiences, I see that you are a very versatile coach. मतलब कि आप ground fundamentals, personal development, communication, mindset, manifestation, money से लेकर के you've been business strategist, coach across various international organization. मैंने ये भी पढ़ा था आपकी वेबसाइट पे कि the first Indian motivational speaker to be invited to the UNOs. So ये जो steps है, इसका इंटेंशन, जिसको शायद मैनिफेस्टेशन में क्वांटम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, एक बिग लीप, ये आप कैसे करते हैं? मैं नहीं समझा सकता इसको। मैं तो कहता हूँ कि जो छोटी चीज़ें करें, बड़े मिरेकल अपने आप होंगे। आप कंसिस्टेंटली छोटी चीज़ों को करेंगे ना, आपके साथ बड़ा कभी ना कभी होगा। जैसे कोई इंसान हीरो बनने जाता है तो कभी ना कभी उसको बड़ा ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलता है, अगर वो उस इंटेंसिटी में है, अगर वो उस एनर्जी में है। तो मेरे साथ भी कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ें हुई, और जैसे कि अचानक से हम कोविड में बैठे हुए थे और हमने कहा यार पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन यार हम कोविड में कैसे हेल्प करें। तो हमने फ़ंड रेज़ किया, तो फ़ंड तो हम 5-6 लाख रुपए रेज़ कर पाए, गवर्नमेंट के उसमें फ़ंड में दे दिया। फिर हमने कहा और क्या करें, फिर एक और लेडी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो हमने फिर 10 लाख रुपए अरेंज करके दे दिया। मैंने कहा ये तो हम हमेशा तो नहीं कर सकते, हम अंबानीज़ तो नहीं है, तो हम क्या करें भाई। तो हमने कहा यार हमें क्या आता है, हमें लोगों को पॉजिटिव करना आता है। इस समय लोग नेगेटिव है, डीमोटिवेटेड है, डरे हुए हैं, हम पॉजिटिविटी दे देते। कैसे दें? चलो एक 30 दिन का प्रोग्राम कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए इतना बड़ा मिरेकल हो गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बन गया, और उस शो ने हमें 1 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होता है ना, कागरी का ऐसा होता है कि लोग कई बार गांव में स्क्रीन लगा के गांव वालों को दिखाते हैं वो। इनफैक्ट हमारा एक सईदुर रहमान करके एक लड़का है, वो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को जब गांव में दिखाता है, इस बार वो कमिट करके गया है, इस बार मैं 1000 लोगों को थिएटर में दिखाऊंगा वो। लोग अपने पैसों से पैम्पलेट बांटते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो मैं नहीं कह सकता कि ये मैंने करी है, शायद ये पूर्व जन्म के कुछ कर्मा होंगे, गुरुज की ब्लेसिंग्स होंगी, माता पिता का प्यार होगा। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मैं हर वक्त ये कोशिश करता हूँ कि मैं मैजिकल हूँ, ये सोचूं मेरे साथ मैजिक हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। पानी हाथ में लिया तो पानी के रूप में है, सांस ली तो हवा के रूप में है। बस अगर ये अवेयरनेस थोड़ी भी रह गई तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ अच्छा होगा। जो मेरे साथ दिन रात रहते हैं वो मेरा डार्क साइड भी देखते हैं कि मैं गुस्सा भी हो रहा हूँ, चिड़चिड़ा भी हो रहा हूँ, गिव अप भी कर रहा हूँ। ये सारे साइड्स भी हर किसी के होते हैं, एंड वी आर ऑल ह्यूमंस। क्योंकि जिस दिन ये सारे साइड्स नहीं रहेंगे, हम बुद्धा बन गए, तो मैं कोई इनलाइटेंड बीइंग नहीं हूँ, ना ही मुझे पता है कि मैं बन पाऊँगा या नहीं। लेकिन मैं ये मान के जीता हूँ कि कोई नहीं, मैं ना कल बुरा भी किया ना, मैंने अगर कुछ गलत भी किया, तो मैं ये कहता हूँ कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, दैट्स इट। क्योंकि मैं अब गिल्ट में तो नहीं जीना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन भगवान ने मुझे दिया है ना, तो भगवान का शायद मुझे आज भी विश्वास है भगवान को मुझ पर कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, तो मैं गिल्ट में उस दिन को ख़राब नहीं करूँगा। मुझसे कुछ गलत हो गया, एंड आई एम वेरी फ्लेक्सिबल कि अगर मैं कहूँगा, किसी ने कहा यार तुमने गलती कर दी, हाँ कर दी, आई एम सॉरी, एंड आगे बढ़ जाओ। अरे तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो। तो किसने कहाँ लिखा है मोटिवेशनल स्पीकर गलती नहीं कर सकता? लोग लेबल लगा देते हैं, अरे ये मोटिवेशनल स्पीकर हो के आज गुस्सा कर दिया। अरे मैं कहता हूँ कि मैं गुस्सा करूँगा, हक है मेरा, मैं इंसान हूँ। तो नेवर डिनाइंग योर ह्यूमन साइड ऑल्सो, एक्सेप्ट इट एंड देन मूव अहेड। तो बड़े मिरेकल्स कैसे हुए पता नहीं, लेकिन छोटी छोटी करके ही बड़े हो जाते हैं ना। जब आप 10 रुपये कमाने लगते हो तो आपको 20 रुपये का मोटिवेशन आ जाता है, 20 कमाते हो तो 20,000 का आ जाता है, फिर 20,000 कमाते हो तो 1 लाख का आ जाता है, और फिर कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, 100 करोड़ एक साथ आ जाते हैं किसी के पास। तो बस शायद 1-1, 2-2 जैकपॉट लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अब जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा मिरेकल हो, 10,000 करोड़ भी आ जाए, तथास्तु।
सर इस लेवल का ट्रस्ट प्लस सरेंडर, इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका या फिर इसका तरीका? मैं कमांडो ट्रेनिंग लेता हूँ सुबह सुबह, और मैं कमांडो ट्रेनिंग में लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, आप और मैं एक ही एनर्जी हैं, और जब आप और मैं एक ही एनर्जी हैं तो मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा। सिंपल है। बस इतना सा है कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है और मैं उसके पास वाला पोल हूँ, तो मेरे तक बिजली जल्दी पहुँच रही है, आप तक थोड़ी सी लेट पहुँची है। या आपका पोल ही आज लगा है तो आप तक बिजली पहुँचने में तार-वार होके 3 दिन और लग जाएंगे। पेशेंस के साथ चलोगे तो फार्मूलाज हमेशा रिजल्ट देते हैं। एक चीज़ से नहीं होगा ये, आपको पूरी लाइफ वैसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं आज भी कहता हूँ, मुझे थोड़ी भी नेगेटिविटी आती है ना, मैं अपने गुरुज के पास चले जाता हूँ, और हमेशा एक से ज़्यादा गुरु रखो, और दूसरा 4-5 दोस्त ऐसे रखो जो इतने पॉजिटिव हों, या ऐसा संगत। तो मुझे तो लगता है कि अग्रिका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत बात करती है, तो मुझे ऐसे ही लोग ज़्यादा चाहिए अपने आसपास, जो अगर कभी मेरे मुंह से निकले ना कि यार पता नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसी समय कह दे क्या अच्छा नहीं हो रहा भाई, खाना खाया ना इतना अच्छा हुआ, चल के आया ना आज इतना अच्छा हुआ, तेरा आज भी यूट्यूब वीडियो को 1000 लोगों ने देखा ना कितना अच्छा हुआ। तो जो मुझे याद दिला सके। मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी सबसे पहली स्टूडेंट्स में से एक है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती है। तो आज तो अब उसको मेरे साथ जुड़े आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए, 12 साल 13 साल हो गए। 12-13 साल से हम लोग हमेशा बात करते हैं। जब भी वो डाउन होगी, सर मुझे मैजिकल कुछ बातें बोलो, मेरे को हाई एनर्जी में आना है। और मैं भी अगर डाउन होऊंगा तो मैं उसको कॉल करता हूँ कि यार मैजिक हो नहीं रहा है, तू बता मेरे को, मेरी खामियाँ बता, सॉरी मेरी अच्छाइयाँ बता। सर आपने ये मैजिक किया था, ये मैजिक किया था, ये मैजिक, हाँ मैं मैजिकल हूँ, चलो वंडरफुल। सो ऐसी संगत बनाएं, ऐसी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करें। मैं तो कहता हूँ क्रिएट योर लाइफ कॉन्शियसली। कॉन्शियस लिविंग इज़ द ओनली थिंग। पानी पी रहे हैं तो थैंक यू बोल दिया, ऑफिस जा रहे हैं थैंक यू बोल दिया, पैसा आया पहली बार हाथ में थैंक यू बोल दिया, लो एनर्जी हुई थैंक यू बोल दिया, और अपने आप से बात कर ली कैसे हुआ ये। सो आई थिंक कॉन्शियस लिविंग की बहुत सारी प्रैक्टिसेस। मैं कहूँगा मेक इट वेरी सिंपल, एंड सिंपल करने के लिए इतना ही कर दीजिए कि आपके एनवायरनमेंट में रिमाइंडर्स लगा दीजिए। फ़ोन में रिमाइंडर लगा दीजिए 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद, एम आई फीलिंग हैप्पी और नॉट, चेक। और फ़ोन का रिमाइंडर बजेगा, आर यू फीलिंग हैप्पी और नॉट, ओह आई एम फीलिंग लिटिल सैड। हैप्पी होने के लिए करना क्या पड़ेगा, जंप एंड से यस। मैं तो कहता हूँ चेंज हैपन्स इन मोमेंट। कौन से मोमेंट में चेंज हो सकता है? उस समय जब मैंने कहा यार कुछ नहीं चल रहा है, अरे सब कुछ चल रहा है, इतना सा मोमेंट शिफ्ट कर दिया, इतनी सी फिजियोलॉजी चेंज करते ही आप देखो चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। यू विल फील सो अलाइव दैट आपको लगेगा कुछ बुरा है ही नहीं। बुरे से बुरी सिचुएशन में मैं एग्जांपल देता हूँ, अनु आगा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का। सचिन के फादर मरे, शतक लगा के आया। विराट कोहली के फादर मरे, 90 रन्स मार के आया। अनु आगा के पहले पति मरे 24 घंटे में ऑफिस में। उसके अगले साल उनकी सास की डेथ हो गई, अगले साल 24 घंटे में फिर से ऑफिस में। तीसरे साल उनके 22 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और अगेन 24 आवर्स टू 36 आवर्स में शी वॉज इन दी ऑफिस। मतलब कैन यू इमेजिन, क्या विल ऑफ स्टील कहते हैं ना इसको, कितनी ज़बरदस्त विल पावर होगी, कितनी अवेयरनेस होगी कि यार डेथ हो गई, मैं जानता हूँ, मैं दुखी भी हूँ, मैं अपसेट भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ। भगवान श्री राम के जीवन से कितने ज़बरदस्त एग्जाम्पल मिलते हैं कि उनको वनवास हुआ, पता चला फादर की डेथ हो गई, घर नहीं गए वापस। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा है। भाई मनाने आया, घर नहीं गए वापस, नहीं पिता की आज्ञा है, आज्ञा दे के आया हूँ, मर्यादा में रहूँगा। 14 साल वनवास का बोला है, 14 साल रहूँगा, नहीं तो सारे अयोध्यावासी मनाने आए, भगवान राम आप चलो ना, कोई बात नहीं, अब पिताजी नहीं रहे। भरत जी ने कहा राजा की आज्ञा माननी चाहिए, बोले हाँ। आप अगर पिताजी नहीं है तो कौन राजा? बोले उनका बेटा राजा। ठीक है, उनका बेटा अगर वन में है तो कौन राजा? कि उसका भाई राजा, या बेटे के बेटा राजा। बेटे का अगर बेटा नहीं है तो उसका भाई राजा। तो इस समय अयोध्या का राजा कौन है? भरत तुम हो। तो भरत तुम राजा हो ना, मैं राजा हूँ, हाँ तुम राजा हो, तो राजा की आज्ञा है, चलो वापस से अयोध्या में। एक राजा ने तुम्हें आज्ञा दी वनवास जाओ, एक राजा आज्ञा देता है कि तुम जाओ। श्री राम ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, पिताजी की आज्ञा। राजा के साथ साथ वो पिताजी की भी आज्ञा थी। एंड आई थिंक ये जो आदर्श है ना, हमें सीखने पड़ेंगे। क्रिएट दैट लाइफ इन दैट वे कि मंदिर में भी आप स्वर्ग की तरह अनुभूति करो और जंगल में भी आप एंजॉय कर सको। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। डिफिकल्ट तो है, हाँ डिफिकल्ट तो है। या आई मीन दिस लेवल ऑफ
सरेंडर, ट्रस्ट के लिए आपने बोला कि हमें बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड रखना है, दैट चेंजेस आवर फिजियोलॉजी एंड द माइंडसेट। करेक्ट सर थैंक यू, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। वन लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव, अगेन इट इज़ विद रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे को सवाल है कि अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर एंटरिंग इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, स्पेशली मैनिफेस्टेशन, पर्सनल डेवलपमेंट। तो एज अ कोच, एज सच अ सक्सेसफुल कोच, आपको क्या लगता है कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड ये जो कोचिंग है ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ये अभी किस स्टेज में है, और कोई आपकी एडवाइस टू पीपल हु आर एंटरिंग इनटू कोचिंग, ऑल ऑफ दैट? I think lot of scope in this area, but only if you are practicing all this, है ना? क्योंकि लोग आज सेंसिटिव भी हैं और लोग इंटेलिजेंट भी है। लोगों को पता चल जाता है कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, कौन जस्ट सुपरफिशियल है, कौन डीप है। तो मुझे लगता है एक दो एरिया पकड़ के आप कोचिंग के उसमें आ जाएं, और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रेनिंग। ओके, हमारे शास्त्र भी यही सिखाते थे, पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, सद्विचार रखो, आप दान दो, दक्षिणा दो, लोगों को हैप्पी रखो, ब्लेसिंग्स दो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है। तो कई लोग मेरे को कहते हैं यार आजकल हर कोई आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बन रहा है। अरे पहले आप क्यों नहीं, पुराने ज़माने में आप क्यों नहीं बोलते थे कि हर 4 किलोमीटर में एक पुजारी है भाई, हर 2 किलोमीटर में एक मंदिर है और पुजारी है? वहाँ पे भी तो था ना, हर दूसरा चौथा आदमी, हर 10वां आदमी पंडित था। तो आज यही है, आज थोड़े मॉडर्न एज पंडित्स हैं जो अच्छी तरह से लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग हैज़ अ ह्यूज स्कोप। लेकिन यस, 2010 में जब मैं कोच बना था तब इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय फ़िज़िकल इवेंट्स के अलावा और कोई तरीका नहीं था। या तो कॉर्पोरेट्स या फ़िज़िकल इवेंट्स, ये दो ही ऑप्शन होते थे आपके पास पैसा कमाने के। तो कोई भी कोच बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, एंड फिज़िकल इवेंट्स करना तो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही रिस्की होता था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। फिर डिजिटल एज आई, इट बिकेम वेरी ईजी। आज कोई भी आदमी कोच बनेगा, फट से फेसबुक ऐड लगाएगा, कल उसको सुनने 100 लोग आ जाएंगे, 200 लोग आ जाएंगे। मुझे तो आज भी याद है कि मैंने जब पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना खुद से लॉन्च किया था तो एक 80 लोगों का एक हॉल बुक किया था। पूरे महीने मार्केटिंग करने के बाद सिर्फ एक आदमी आ पाया था, एंड आई वाज लाइक इट वाज सो पेनफुल। 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे और 500 रुपये का एक टिकट बिका, वो भी बॉम्बे से बंदा आया, पुणे। मैंने कहा यार अब इसको वापस कहूँ कि 500 वापस ले और बॉम्बे जा, मैंने कहा ये तो कैसे होगा, और 500 भी वापस देने के लिए नहीं थे। फिर 2 और फ्रेंड्स को बुलाया, मैंने कहा 3 जने बैठो, दिन भर ट्रेनिंग दी। इट वाज सो पेनफुल, राइट? लेकिन आज इट्स नॉट दैट पेनफुल, बट येस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू बी अगेन वेरी पेनफुल। जब एंट्री बैरियर नहीं होता किसी जगह में तो कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा एंट्री बैरियर होना चाहिए। ओनली पैशनेट ट्रेनर्स, जेन्युइन ट्रेनर्स जो सच में सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेनर बनने के लिए आपको ऐसा ही नहीं है कि आपको सिखाना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। और सिखा तो आप अपने आप दोगे, क्योंकि कन्विक्शन आ जाता है। कोई इंसान जो गांव में रहता है और उसको ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं पता, पब्लिक स्पीकिंग का कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर उसको किसी भी चीज़ में कन्विक्शन है तो वो खड़ा होकर 100 लोगों के सामने बोल लेगा। बस यही ट्रेनिंग है। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ अ बोर्न कोच, एंड विद अ प्रूवन सिस्टम यू कैन रियली क्रिएट मैजिकल रिजल्ट्स। जैसे कि आप सही तरह से अपनी मार्केटिंग करो, अपनी ब्रांड बिल्ड करो, अपने कस्टमर्स को वैल्यू दो। आप 2-3 सब्जेक्ट जिनमें आपकी एक्सट्रीम अच्छी कमांड है, उनमें लो टिकट से हाई टिकट तक की आपकी अच्छी फनल हो। तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। Thank you so much, sir. That brings us to the end of the conversation. And I'm really, on a personal note, I am so grateful that the timing has matched so perfect. जैसे मैंने आपको बताया था पहले versus अभी, because I had become more aware with more set of questions and I've gotten the answer. I'm sure audience is also gonna get all the answers. और audience से request करना चाहूँगी कि जो भी आपके सवाल हैं हम सर को फिर से अगेन बुलाएंगे. सो एनी क्वेश्चन यू हैव, अ फॉलोअप क्वेश्चन, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा. विद दिस, थैंक यू सो मच सर, कांट बी मोर ग्रेटफुल, एंड यू हैव गिवन मी अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एक्चुअली, एंड आई मेक इट श्योर कि मैं जितने ज़्यादा लोग हो सके वहाँ तक उतने तक पहुँचाऊँ ये थिंकिंग, ये आइडियोलॉजी. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Agrika, and really amazing. Your set of questions were amazing. At the same time, your voice has got a lot of confidence in it, and I'm sure it is going to touch more people. Thank you so much, sir. All the best. Thank you.